अस्सलाम वालेकुम जनाब। चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कशन में आपका होस्ट आपकी खिदमत में हाजिर। ऑल्दो थ्रू आउट हमारी डिफरेंट डिस्कशन, डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट पैटर्न पे मुख्तलिफ हमारी वर्किंग चलती रही है। तो इस वक्त हमारा टारगेट है, हमने चैप्टर बाय चैप्टर सवाल करने। ऑल्दो आप लोगों ने आईके की रिवीजन क्लासेस भी अटेंड की होंगी, उससे पहले रेगुलर रिवीजन क्लासेस भी अटेंड की होंगी। ओह, एक स्टूडेंट ने कहा कितने दिनों बाद मिलना हुआ। तो साथ साथ जो है वो मैसेजेस भी। अस्सलाम वालेकुम, मैं जरा एक मिनट रोकता हूँ जी। सॉरी, असल में वो मैनेजमेंट से एक साहब थे, तो वो आज खासतौर पे कॉलेज में आके इसलिए बैठे कि आप में से कोई कॉलेज में आना चाहे, आके बैठना चाहे। तो अभी हमारे पास सामने जो है वो कोई 2-3 हजरात ही नजर आ रहे हैं और ऑनलाइन ही ज्यादा हजरात नजर आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इसको शुरू करते हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारी चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कशन होगी और व्हाट्सएप पे तो हमारे मैसेजेस पे डिस्कशन चल रही होती है। आज हमने वॉइस में सवाल जवाब करने हैं इंशाल्लाह ताला। तो सर जी, बड़े दिनों बाद मिलना हुआ। सर जी, मैंने एलिफेंट ढूंढ लिए जिसके बारे में रोजाबेथ मॉस केंटर कह रही थी। ये आप मेरी तस्वीर देख के तो नहीं कह रहे? वो खुदा दा खौफ करें भाई, मैं कोविड ने मोटा कर दिया टीचर को। मैं अच्छा भला मुनासिब होता था, लेकिन चले खैर। तो शुरू करते हैं, चैप्टर पर चैप्टर डिस्कशन करते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया है कि हम तरतीब में चैप्टर 3 से स्टार्ट किया करते हैं। तो चैप्टर 3 से रिलेटेड आप में से किसी का कोई सवाल, कोई क्यूरी, किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताएं। मैं जरा मीनवाइल यहाँ एक बंदे को एक मैसेज। जी जनाब, चैप्टर 3 में बताइए ऑनलाइन हाजरीन, आप में से किसी का कोई सवाल। मैंने कैमरा भी ऑन कर लिया है ताकि आप लोग मुझे देख के महसूस हो सकें। और वो कॉल एक साहब के कि वो एलिफेंट भी मिल गया जो रोजाबेथ मॉस केंटर वाला था जी। चैप्टर नंबर 3 हाजरीन में से किसी का सवाल। वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अच्छा अस्सलाम। सर, मेरा क्वेश्चन ये था, सर मैनेजमेंट जो है वो डिवीजन ऑफ वर्क को मतलब सपोर्ट करती है या फिर डिवीजन ऑफ लेबर को सपोर्ट करती है? मतलब देखिए, दोनों हमने पढ़े हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। असल में होता ये है कि सबसे पहले मैनेजमेंट करती है डिवीजन ऑफ वर्क। पहले तो वो काम को छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड करते हैं कि अच्छा ये कामों को उठा के ये डिपार्टमेंट बना दो, ये कामों को उठा के ये डिपार्टमेंट बना दो, इन कामों को ये डिपार्टमेंट बना दो। जब हम कामों को डिफरेंट फंक्शन में डिवाइड कर लेते हैं तो उसके बाद अगला लेवल आता है। अगला लेवल ये आता है कि अब हम लोगों को उस पर एलोकेट करते हैं। तो जो लोगों को उसको एलोकेट करते हैं तो ये डिवीजन ऑफ लेबर कहलाती है। और अगर मैं दूसरे अल्फाज में बात करूं तो इससे स्पेशलाइजेशन अचीव होती है। तो कामों को डिवाइड कर देना डिवीजन ऑफ लेबर कहलाती है, लोगों को उस पर एलोकेट करना स्पेशलाइजेशन या डिवीजन ऑफ वर्क कहलाती है। तो पहले डिवीजन ऑफ वर्क होती है, उसके बाद हम स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं। लेकिन लेंडर और विक ने कहा कि नहीं, डिवीजन जो वो है आपकी स्पेशलाइजेशन वो मेन चीज होती है। तो आपने ध्यान में यही रखना है कि डिवीजन ऑफ वर्क पहले होगा, फिर डिवीजन ऑफ लेबर होगा, जिससे स्पेशलाइजेशन अचीव होगी जी। चैप्टर 3 ऑनलाइन ऑडियंस, कोई सवाल? चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट में किसी किस्म का कोई सवाल, कोई परेशानी, कोई टेंशन, कोई कंफ्यूजन? सर ये जो मतलब एडवोकेसी जो होती है, ये मतलब सपोर्ट स्टाफ सर किस पे मतलब किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक सर ये बता दें। जी और जी। दूसरा सर जो बर्न्स और स्टॉकर का है, मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक, सर इसमें अगर फर्ज करें ये पेपर में कैसे आता है और मतलब इसको कैसे डील करना है अगर पेपर में आ जाए, मतलब डिफरेंशिएट करके लिखना है या कैसे लिखना है, वो भी थोड़ा गाइड करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एडहोक्रेसी क्या होती है। मिड्सबर्ग की थ्योरी में जब एडहोक्रेसी की बात करते हैं तो हम कहते हैं जहां कोई सा भी ब्लॉक डोमिनेंट और जहां पे सॉरी जो सपोर्ट स्टाफ डोमिनेंट होता है वो एडहोक्रेसी होता है। अब सपोर्ट स्टाफ वैसे दो तरह का होता है, इंटरनल एक्सटर्नल, लेकिन यहाँ एक्सटर्नल सपोर्ट स्टाफ है, वो जो कंसल्टेंट लेवल के लोग होते हैं ना, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली डिस्कशन जो हमारी है वो ये है कि जब भी हम किसी ऐसे बिजनेस को देखते हैं जो बिजनेस एक वक्त में मल्टीपल एवेन्यूज में घुसा हुआ होता है। आसान अल्फाज में समझाने के लिए, एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं है लेकिन समझाने के लिए, फर्स्ट करें एक शॉपिंग मॉल है। एक शॉपिंग मॉल बनाया हुआ है किसी कंपनी ने। उस शॉपिंग मॉल में कहीं आईटी वाले बैठे हैं, कहीं मोबाइल वाले बैठे हैं, कहीं कपड़ों वाले बैठे हैं, कहीं जूतों वाले बैठे हैं, कहीं कोई बैठा है, कहीं कोई बैठा है। इस शॉपिंग मॉल में जो सबसे ज्यादा चीज आपको नजर आ रही है वो एक्सटर्नल लोग हैं जो आ रहे हैं और अलग अलग वेंचर्स को देख रहे हैं।
तो जब एक बिजनेस के मल्टीपल डायमेंशन होते हैं, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसकी एक बिल्डिंग में 15 तरह के वेंचर्स चल रहे हैं, तो उन 15 तरह के वेंचर से रिलेटेड जो बाहर से कंसल्टेंट आके हर वक्त वहां पे बैठे हुए हैं, बैठ के देख रहे हैं, वो सब के सब जो है वो एक्सटर्नल सपोर्ट स्टाफ बन जाएंगे और ऐसे में वो एडहोक्रेसी कहलाएगी। तो एडहोक्रेसी का आसान मतलब ये हुआ कि जब एक बिजनेस, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन मल्टीपल डिफरेंट डायमेंशंस के बिजनेसेस में घुसी हुई होती है और उसको हर बिजनेस के अलग अलग स्पेशलिस्ट लोगों की जरूरत होती है, तो इसको हम कहते हैं ये एडहोक्रेसी है। अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे, बर्न्स एंड स्टोल्कर के मॉडल पे बात करते हैं। बर्न्स एंड स्टोल्कर का मॉडल जो है वो पेपर में 2-3 तरह से आ सकता है। एक ये आ सकता है कि वो पूछें जी बर्न्स एंड स्टोल्कर ने क्या बताया ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, फिर तो हमने सिंपली एक टेबल बनाना है, हमने कहना है कि ये ऑर्गेनिक है, ये फ्लेक्सिबल है और टेबल ऑफ डिफरेंसेस से काम चल जाएगा। एक सवाल ये हो सकता है कि बताएं ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन में क्या वो फीचर्स होते हैं जो मैकेनिस्टिक में नहीं होते, तो फिर आपने उस टेबल में से सिर्फ ऑर्गेनिक वाले अगर किसी भी एक तरफ के फीचर पूछे तो आपने वो बताने। सिनेरियो में सवाल ये आ सकता है कि आपको एक सिचुएशन दें और सिचुएशन में पूछें बर्न्स एंड स्टोल्कर के मुताबिक आप इस इदारे को कहाँ कैटेगराइज करोगे और उस तरह के इदारे के फीचर्स बताओ। तो ऐसे में उसको कैटेगराइज करने का आपको कम नंबर और उसको किसी जगह एलोकेट करने के या उसके फीचर बताने के ज्यादा नंबर होंगे। तो होगा ये कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन को समझेंगे जो उन्होंने एग्जांपल में दी है, देखेंगे कि वो फ्लेक्सिबल है या वो रूल्स को फॉलो कर रही है। अगर वो फ्लेक्सिबल है तो आप कह देंगे ये वाली ऑर्गेनाइजेशन चूंकि फ्लेक्सिबल है इसलिए ऑर्गेनिक है और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ये फीचर होते हैं, और आप फिर दोबारा से अपना वो रट्टा शुरू कर देंगे जो ऑर्गेनिक के बारे में आप बात कर रहे हैं। तो इसमें ये सवाल 2-3 तरह से आ सकता है, बट बीएम में ज्यादातर सवाल जो है वो रट्टा स्पेसिफिक होता है, जैसे मैंने पहले भी बात की थी और मैंने आईकेप की रिवीजन क्लासेस में भी यही वाली बात की थी। चैप्टर नंबर 3 के सवाल हम पहले ऑनलाइन ऑडियंस से पूछ रहे हैं, फिर हम जो सामने लोग हैं उनसे पूछेंगे। अगर चैप्टर 3 में किसी का कोई सवाल हो, हमारा टारगेट आज है पूरी किताब के सवाल जवाब जो आपकी क्यूरीज प्रॉब्लम्स अभी तक रहती हैं हम उस पर बात कर रहे हैं इंशाल्लाह। चैप्टर नंबर 3 में आपका कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एज पर स्केड्यूल जो आपने दिया था सर उसमें 19 फेब को मॉक के बाद लास्ट क्वेश्चन आंसर सेशन होना था, तो सर क्या वो होगा जिसमें मॉक की डिस्कशन भी होनी थी? हम मॉक की डिस्कशन को प्लान कर लेंगे। असल में हुआ ये कि वो सेशन और वो वर्किंग जब बनाई ना तो बाद में एहसास हुआ कि मॉक के बाद लोग जो आएंगे वो बड़े कम होंगे, क्योंकि मॉक जुम्मे को होना है और एक हफ्ते बाद मतलब उसके तकरीबन 8-10 दिन बाद गुजरने के बाद आईकेप के एग्जाम आ जाने हैं और फरवरी वैसे ही 28 दिन का होता है, तो लोगों को आखिरी हफ्ते में जाके तो बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। तो ये रियलाइज किया कि शायद ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ग्रुप में पीछे भी कम्युनिकेट किया, 1-2 दिन पहले भी कम्युनिकेट किया है कि फिर हम पूरी किताब की डिस्कशन अभी कर लें मॉक वाले वीक से पहले। बट अगेन अगर बाद में भी आपके कोई सवाल हो या मॉक के ऊपर डिस्कशन हो तो हम उसको अलग से देख लेंगे। मैं उसकी मॉक की वीडियो भी अलग से शेयर करने की कोशिश करूंगा, तो जरूरत पड़ने पे हम दोबारा भी बात कर लेंगे। नॉर्मली होता है कि मैं आगे जाके व्हाट्सएप ग्रुप में भी एक्टिव हो जाता हूँ, इस वक्त तो हम वीकली साथ साथ सवाल जवाब कर रहे होते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप में टीम वाले होते हैं और मैं यहाँ पे लाइव सेशन में होता हूँ। तो फिर चूंकि आईकेप की भी क्लास हुई तो उससे एक मौका मिल गया दोबारा से चीजों को रिवाइज करने का। तो आई थॉट कि ये एक आइडियल टाइम है कि इस वक्त हम मॉक वाले वीक से पीछे इकट्ठे हों और सारे सवालों पे डिस्कशन कर लें। बट स्टिल आपके जो जो सवाल हैं आप व्हाट्सएप पे साथ साथ फेंकते रहिएगा, वहां पे हम साथ साथ कोशिश करेंगे उसको आंसर करते रहें। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर। जज़ाकल्लाह सर। जी चैप्टर 3। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी खानी भाई आपने ग्रुप में शायद कुछ शेयर किया है, मैं आपका मैसेज पूरा पढ़ नहीं सका। अच्छा सर, वो मैंने वो पिक्चर थे मैंने ढूंढ लिया, सेंड कर लिया है। अच्छा बस ठीक है, मैं ग्रुप में जाके देखूंगा कि आपने वो कौन सी वो पिक्चर ढूंढ ली हो साथी की, जो रोजा बस कैंटर वाली। आपको जी किसी सर। एडमिन ने रिपोर्ट कर दिया कहीं? सर एडमिन रिपोर्ट क्या करेंगे, वो तो हमारा ग्रुप है, हम जो है ना जो पढ़ेंगे भी और इसमें थोड़ा शुगल मेला भी लगाएंगे। अच्छा खुदा का खौफ करें, हमारा पढ़ाई वाला ग्रुप है, उसमें हमने मतलब शुगल मेले नहीं करने होते। वो जब अच्छा शुगल मेले करते हैं तो ग्रुप में नहीं आते, वो कहते हैं वहां तो शुगल मेला हो रहा है। तो थोड़ा सा कोशिश करें, एक काम कर ले पेपर तक इसमें पढ़ाई की बातें कर लेते हैं, पेपर के बाद उसमें शुगल डाल दिया करें। लेकिन इस वक्त जो है ना अवाम सीरियस है, अवाम जो है ना वो मारेगी आपको। असल सर उसमें बहुत कॉन्सेप्ट है ना, वो एलिफेंट जिस तरह पिक्चर लिया ना तो उससे पूरा थ्योरी समझ आ जाता है कि ये इस तरह डांस करना चाहिए इन सही। जॉइंट एलिमेंट को। अच्छा सर मेरा हाँ, क्वेश्चन ये है ना कि ये जो ऑटम 2020 पेपर हुआ था ना, इसमें क्वेश्चन है तो ये मेड्सबर्ग 6 ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर, जी जी। मगर वो थोड़े
डिफरेंट टाइप से आया था ना, तो काइंडली आप वो क्वेश्चन फिर डिस्कस कर ले ग्रुप में। वो थोड़ा टेबल बना रखा था उन्होंने, वो कह रहा कि ये इधर रखो उधर रखो। और जी जी बिल्कुल, असल में उन्होंने किया ये कि उसके फीचर्स दिए और कहा कि बताओ इस फीचर में कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो अब हमें हर ऑर्गेनाइजेशन की समझ तो है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशंस पे ज्यादा काम करती है, ये फलाना चीज पे काम करती है। अब ताजा ताजा उनकी किताब आई थी, वहां उन्होंने एक टेबल दिया हुआ था, तो उन्होंने सोचा जरा चेक कर लें बच्चों का रट्टा कितना अच्छा है। तो वो इस बुक में तो हाँ अगेन मतलब एक बुक में हमारी बुक में हमने फीचर्स दिए हुए हैं। आप देखिए तो मैंने बुलेट्स में वो फीचर्स दिए हुए हैं। तो अगर वो बिल्कुल। टेबल था तो उसमें आप जो बुलेट्स वाले फीचर हैं वो वाली चीजें आप उठा के लिखते तो आपका जवाब सही हो जाता। अच्छा सर, मतलब अगर वो टेबल एक नजर से फ्लो कर ले बस ठीक रहेगा बस। बिल्कुल ऐसे ही है, सिर्फ हल्का सा नजर से गुजरना। अच्छा ओके, थैंक यू सर। चैप्टर 3 में सामने जो ऑनलाइन यूजर्स हैं उनका कोई सवाल? सर ये मेंडलो भाई ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को किधर फेंका है, मतलब वो की प्लेयर में है या कीप देम इन्फॉर्म में है? किसको किसको? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को सर। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब असल में मैं इसमें बात करता हूँ कि आपने आईकेएफ की किताब नहीं देखनी। आईकेएफ की किताब ने ना हर बंदे को हर कैटेगरी में डाल दिया है। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं ना, जो फुल टाइम एम्प्लॉय डायरेक्टर हैं, ये वो होते हैं एग्जीक्यूटिव। मैं खाली एग्जीक्यूटिव बोल रहा हूँ। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फुल टाइम एम्प्लॉय होते हैं, कंपनी के अंदर बैठे हुए होते हैं और डे टू डे अफेयर्स को देख रहे होते हैं। तो इनको तो मैं कहूंगा कि ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं और ये इंटरनल स्टेक होल्डर में आएंगे क्योंकि वो कंपनी के अंदर ही बैठे हैं हर वक्त। अब जो नॉन एग्जीक्यूटिव है ना, ये कौन सा होता है? जो बाहर की दुनिया का होता है, हमारी मीटिंग्स में आता है, बैठता है, अपने मशवरे देते हैं और मीटिंग के बाद उठ के चला जाता है। अब नॉन एग्जीक्यूटिव को इंटरनल कहना मुनासिब नहीं है, हम इसको या तो एक्सटर्नल कहेंगे या कनेक्टेड कहेंगे। आइडियली ये कनेक्टेड होगा क्योंकि ये बाहर की दुनिया का है लेकिन इसका कंपनी से काफी ताल्लुक है। अब अगर एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है कंपनी के अफेयर्स में तो मैं कहूंगा ये कनेक्टेड है। और अगर एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कभी कभार किसी मीटिंग में आए और उसमें भी बस साइड पे बैठा हुआ और खामोशी से बाकियों की बात सुन रहा हो तो मैं इसको एक्सटर्नल कहूंगा। टेक्निकली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हमें कनेक्टेड कहना चाहिए, लेकिन अगर इसकी लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ना होने के बराबर है तो फिर हम इसको एक्सटर्नल कह देते हैं, लेकिन इंटरनल इसे कहना ज्यादती है। सर मैं ये पूछ रहा था मेंडलो को किधर फेंकना है, मतलब बी कैटेगरी में फेंके या डी कैटेगरी में फेंके, मतलब उसको की प्लेयर बनाए या कीप इन्फॉर्म करें उसको नॉन एग्जीक्यूटिव को जी मेंडलो के अब टेबल में? हाँ, अब ये कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव है उसको अब मेंडलो के टेबल में कहाँ लेके जाएं? नॉन एग्जीक्यूटिव अगर इन्वॉल्व ज्यादा हो रहा है, अब नॉन एग्जीक्यूटिव है तो डायरेक्टर। अब जब डायरेक्टर है तो इसका मतलब इसकी पावर ज्यादा है लेकिन इसका इंटरेस्ट कम है। यानी कि अब अगर एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मीटिंग में बैठ के और कंपनी वालों को कहता है कि ये वाला काम इस तरह से कर ले, तो फिर इसको सेटिस्फाई रखना मुनासिब है, इसको सेटिस्फाई रखना होगा क्योंकि इसके पास पावर है। ये है तो डायरेक्टर, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो सकता है, पॉलिसीज चेंज कर सकता है, तो ये पावर वाला बंदा है। लेकिन चूंकि ये मीटिंग हर वक्त कंपनी में नहीं है तो ये लेस इंटरेस्ट वाले ग्रुप में है, तो इसको मैं फिर कहूंगा कीप सेटिस्फाइड वाले ग्रुप में ही आता है, की प्लेयर में नहीं आएगा। आपने की प्लेयर बोला ना तो इसलिए मैं आपको रोक रहा था कि वो इंटरनल स्टेक होल्डर होगा तो फिर हम की प्लेयर की तरफ जाएंगे। अच्छा सर अगर फर्ज करें यही नॉन एग्जीक्यूटिव जो है ये चेयरमैन भी बन जाता है और नॉर्मल चेयरमैन हायरार्की में सबसे ऊपर होता है एमडी के बराबर, तो सर अब फिर तो की प्लेयर होगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें हमें थोड़ा सा खुद से assumption लेनी पड़ेगी कि अगर ये कंपनी का चेयरमैन बन जाए या चीफ फुल टाइम इश्यूज को देखना है तो फिर ये की प्लेयर के अंदर आ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि उसका लेवल ऑफ इंटरेस्ट कितना है। कॉमनली लेवल ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा कम, और पावर काफी ज्यादा होती है। जी सर। सर तलाल एक बात पूछनी थी, तलाल भाई आए हैं? सुनाटा लग रहा है इसमें। तलाल भाई, ओहो हाँ, आज तलाल भाई नजर नहीं आ रहे। तो सब तो जो है तलाल भाई ने आज इंपॉर्टेंट दिन मिस कर दिया। चलो अल्लाह खैर करे। ये बहुत बेचारे मायूस होंगे बाद में कि ये क्या हुआ। जी जनाब। नहीं सर बदला चैप्टर तो पूरा नंबर, ले लेंगे सर, बदला तो पूरा ले लेंगे सर। वो तो उन्हें मौका मिलने की देर है। चैप्टर नंबर 3, ऑनलाइन जितने लोग आए हुए हैं उनका कोई सवाल? चैप्टर 3 ठीक है जी। ऑनलाइन यूजर्स चैप्टर 3 का कोई सवाल? एक अच्छा सर एक इसमें एक चीज कर दें बताएं। सर, एक इसमें बातें कर दी, मतलब आप जैसे जैसे चैप्टर कर रहे हैं ना, मतलब क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, जैसे इसको एंड करेंगे चैप्टर 3 से चैप्टर 4 की तरह मूव होंगे, आप ये बता दें कि चैप्टर 3 में किस टाइप के या किस किस तरह वो सवाल दे रहा है, मतलब ठीक
रट्टे वाले कंसेप्ट ये वाले कुछ? मैं काम करता हूँ, मैं चैप्टर के स्टार्ट में ये वाली डिस्कशन कर लेता हूँ, क्योंकि चैप्टर 3 स्टार्ट हुआ है, तो लेट मी डिस्कस। चैप्टर 3 में हमें ज्यादातर क्रैमिंग बेस्ड सवाल मिल रहे हैं, ज्यादातर कि हमें नजर आता है कि वो हमसे कहता है वो सिस्टम क्या होता है, वो सिस्टम क्या होता है। बहुत ही कम जगह वो क्या करता है, एक आध सिचुएशन देख के आपसे अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है। अच्छी बात यह है कि जब वो आपको अंदाजा लगाने का कहता है तो वो थ्योरिस्ट का नाम जरूर बता देता है कि ये सिचुएशन है, बताओ फलाना थ्योरिस्ट के मुताबिक ये क्या है। ये 3 तरह के सेटअप है, बताओ मिड्सबर्ग के मुताबिक तुम इसको क्या कहोगे। तो ऐसे में ज्यादातर इस चैप्टर से सवाल स्ट्रेट फॉरवर्ड आ रहे हैं, वो बता दो, फलाना के फायदे बता दो, फलाना के नुकसान बता दो। अगर सिचुएशन भी दे रहे हैं ना तो भी फायदे नुकसान पूछ रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि 70 to 80% यहाँ से क्रैमिंग वाले सवाल हैं। थोड़ी सी सिचुएशन में ऐसा होता है कि वो कुछ सिचुएशन देख के आपसे कह देते हैं कि इसको फलाना बंदे के मुताबिक बता दो कौन कौन सा स्ट्रक्चर है। तो ये चैप्टर 3 में इस तरह के सवाल ज्यादा है। चैप्टर 3 से ऑनलाइन यूजर्स के सवाल, ठीक है जी, मैं चैप्टर 3 का काउंटडाउन शुरू करता हूँ। चैप्टर 3 से ऑनलाइन यूजर का सवाल 1, ऑनलाइन यूजर के सवाल 2, ऑनलाइन यूजर का सवाल 3, सोल्ड। ऑनलाइन यूजर चैप्टर 3 में डन। फिजिकल हाजरीन की तरफ जाते हैं, मेरे सामने ठाठे मारता हुआ समुद्र मौजूद है। जी जनाब, फिजिकल हाजरीन चैप्टर 3 में कोई सवाल? ठीक है जी, उन्होंने कहा जी ऑलरेडी सवालों में क्लियर हो गया। तो अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर 4 जो है वो कंफ्यूज करता है। मैंने आईकैप में भी कहा था, मैं नॉर्मली ये कहता हूँ कि चैप्टर 4 में थेरीज काफी ज्यादा है। अगर तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे हाँ जी 4R क्या भला है, वो कहें 7S में भाई साहब ने क्या बात की है, 11 क्या कहना चाहता था फोर्स फील्ड एनालिसिस में, फिर तो है जवाब सीधा सा। कभी कभी वो एक सिचुएशन बताते हैं और कहते हैं बताओ हम चेंज की तरफ जाना चाह रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। और कभी कोई सिचुएशन भी नहीं बताते, कहते हैं बताओ चेंज की तरफ जाना है क्या करें। तो चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में मसला आता है कि चेंज को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। तकरीबन हर थ्योरिस्ट ने उसके ऊपर बात की है। तो मैं नॉर्मली कहता हूं कि जब भी वो किसी थ्योरी का जिक्र ना करे और आपसे कहें कि बताओ चेंज किस तरफ जाएं, चेंज पे किस तरह से करें, तो आपने लेवर्स ऑफ चेंज बता देने हैं और ज्यादा आगे जाने का मूड हो तो रोजाबत मॉस्केंटर के जो 6 पॉइंट है वो बता दें। लेकिन अगर वो किसी थ्योरी का जिक्र करके कहें कि लेविन ने कैसे कहा चेंज, तो फिर आपने लेविन का पूरा मॉडल एक्सप्लेन करना है। तो चैप्टर 4 से सीधे सवाल ज्यादा हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहां आती है जहां एक सवाल का जवाब आपके जहन में कुछ और आ रहा होता है किसी और थ्योरी से, और सोल्यूशन में आप देखते हैं तो उसने किसी और थ्योरी से आंसर किया होता है। कोई मसला नहीं, जहां सवाल साइलेंट है आप किसी भी थ्योरी से आंसर कर सकते हैं। रिकमेंडेड है कि जो लीवर्स ऑफ चेंज की लिस्ट है वो, या रोजाबेथ मॉस्केंटर के जो 6 पॉइंट है। अगर ये सब मुश्किल लग रहा है तो 11 की 3 जो वो है फेजेस हैं वो भी बड़े मजेदार हैं। तो आपके पास टोटल चॉइस, आप आंसर कर सकते हैं। चैप्टर 4 में ऑनलाइन हाजरीन का कोई सवाल है तो मुझे बताइए। जी सर अस्सलाम वालेकुम सवाल सर। मतलब जी बताइए। सर ये काफी टाइम से मैं ये द जेमिनी 4R ये मुझे समझ नहीं आ रहा और न याद हो रहा है न रट्टा हो रहा है, इसके पता नहीं इसका क्या करूं। इसको लिख के देख लें। आप एक काम करें, एक कागज पे से लिखें और उस कागज को सिर्फ 2 दफा देखें, ना याद हो तो पैसे वापस। आप लिख के देखें, लिख के बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। 2-3 दफा तो ट्राई कर लिया, शायद अगली दफा फिर से कर लूंगा इंशाल्लाह, फिर बात हो जाएगी ग्रुप में। जरा नीट करके लिखिएगा ताकि आप भी पढ़ सके दोबारा। ठीक है सर। ठीक जी, उस्मान भाई आप कुछ कह रहे हैं? सर ये मतलब चैप्टर 4 में मैं एंटर हुआ हूँ और मतलब इसके कंसेप्ट क्लियर है सर सारे, और मतलब रिवीजन क्लास में भी क्लियर है, मतलब लेक्चर में भी क्लियर है। बट सर इसका ये है कि मतलब मैंने इसको तैयार नहीं किया है साथ साथ, तो मुझे ना इस वजह से थोड़ा सा टफ लग रहा है। कंसेप्ट सारे क्लियर है, तो मतलब इसको कैसे मैं क्या करना चाहिए? अब अगर टाइम है मेरे पास? जी जी बिल्कुल, मैं आपको एक बात बता दूं, टाइम बीएम में हमेशा होता है। यानी कि जब 5 दिन में इसका पूरा सिलेबस खत्म हो सकता है ना, और कई स्टूडेंट ऐसे थे जो उन 5 दिनों में 7-7 पीएम को घर जाके पढ़ रहे थे। कुछ ने तो पूरे सेशन नहीं पढ़ी थी और उन्होंने 5 दिन में पीएम पढ़ के खत्म करके साइड पे रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ा कोर्स नहीं है बीएम का। तो बीएम में आप कभी भी कम बैक कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप अपने आप को मानते हैं वो स्टूडेंट जो अपने अल्फाज में लिख सकता है, देन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 4 का कॉन्सेप्ट आपको आ गया। सिर्फ वो जो शेयर हुए हैं ना ग्रुप में, जो थ्योरीज शेयर हुई हैं, जो थ्योरीज के मैप शेयर हुए हैं, आप कम से कम चैप्टर 4 का वो मैप अच्छी तरह से देख लें, ताकि जो है वो एटलीस्ट कोई थ्योरी आए तो आपको उसके थ्योरी के पॉइंट के नाम आते हो, तो आप अपने अल्फाज में अगर लिखना चाहें, लेक्चर्स वाली बातें आप लिख दें, चैप्टर 4 में चल जाता है। चैप्टर 4 बड़ा जेनेरिक है, इसमें चल जाती है वाली बात।
जी, चैप्टर 4 में से किसी का सवाल ऑनलाइन हाजरीन में से? अच्छा सर, आपने मतलब वो क्रूड मूवी से इसका मतलब चेंज स्पॉन्सर और चेंज एजेंट के बारे में बताया था कि वो लड़का जो था वो चेंज एजेंट है या स्पॉन्सर है। सर वो वाले डिस्कशन थोड़ी सी आप अगर रिपीट कर दें इसमें थोड़ा सा, ठीक, चेंज स्पॉन्सर और मैं एजेंट का डिफरेंस। क्योंकि लेक्चर्स के दौरान तो क्रूड मूवी के साथ चीजें चलाना आसान था, क्योंकि उस वक्त आपको, अब अगर मैं आईकेप में मैंने बात की थी, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो ये देख रहे थे कि बहुत सारे मसले आ रहे हैं पाकिस्तान में। पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो दो सियासी जमातें दोनों मिलके चोरी चकारी बेईमानी गड़बड़ कर रही हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रही हैं, उनके खिलाफ वो उनके खिलाफ, मुल्क का सत्यानाश हुआ हुआ है। जिस वक्त इमरान खान ने धरना दिया और बहुत ज्यादा अरसे तक कंटिन्यू किया, पहले तो एस्टेब्लिशमेंट वाले भी तंग हुए, फिर एक टाइम पे उन्हें एहसास हुआ कि इस बंदे के साथ पब्लिक पावर है, ये बंदा लोगों को पसंद है। वो लोग चाहते थे कि मुल्क में चेंज लेके आया जाए, चंद बड़े चंद तगड़े चंद पावर वाले लोग वो चाहते थे कि मुल्क में चेंज आए और मुल्क जरा बेहतरी की तरफ जाए। तो दे वर स्पॉन्सर्स ऑफ चेंज, वो चेंज के स्पॉन्सर थे, जो बड़े बैठ के सोचते थे कि पाकिस्तान का माहौल बदलना चाहिए, सियासी इन्वायरमेंट बड़ा अजीब सा हुआ हुआ है और पाकिस्तान में हमें जो करप्शन है उससे निकलना होगा और हमें अच्छाई और एक अच्छे विजन के साथ चलना होगा। तो वो थे चेंज स्पॉन्सर, जो चाहते थे ऐसी चेंज आए जिसमें हम करप्शन को एलिमिनेट करें और सिस्टम को अच्छे तरीके से चलाएं। तो ऐसे में वो जिस बंदे को लेके आए, दैट वाज चेंज एजेंट, कि हाँ भाई तुम्हारे साथ पब्लिक सपोर्ट है, तुम आओ, तुम चीजों को चेंज करो, हम तुम्हारा साथ देते हैं। तो चेंज स्पॉन्सर्स वो एग्जीक्यूटिव स्ट्रेटेजिक लेवल के लोग होते हैं जो चाहते हैं कि चेंज आए इदारे के, नॉर्मली वो बड़े जो चाहते हैं कि नई प्रोडक्ट पे काम हो, जो चाहते हैं हम आईटी की तरफ जाएं, जो चाहते हैं हम चेंज की तरफ जाएं, जिद्दत की तरफ जाएं, वो कहलाते हैं चेंज स्पॉन्सर। तो चेंज एजेंट कौन होता है? चेंज एजेंट मैनेजमेंट लेवल का वो बंदा होता है जो कि चेंज लेके आता है, यानी कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे हो गए चेंज स्पॉन्सर, मैनेजमेंट लेवल पे वो लोग हो गए जो चेंज को इंप्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैनेजमेंट के वो लोग जो चेंज को इंप्लीमेंट करेंगे, मोटिवेट करेंगे, एनकरेज करेंगे, उसका सारे लिए उसके काम करेंगे, वो कहलाएंगे चेंज एजेंट। तो चेंज स्पॉन्सर ख्वाहिश रखता है चेंज की, पावर रखता है, और ये डिसीजन नीचे वालों को कहता है कि तुमने इंप्लीमेंट करना है, और चेंज एजेंट वो इंप्लीमेंटर्स हैं जो नीचे से उन सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। जी जनाब। सर एक और क्वेश्चन था इसी में, रिएक्शन टू चेंज में, कि सर इंट्रीचमेंट जो है उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिए जा रहे हैं, मतलब उसके खिलाफ उसको निकाला जाएंगे कुछ समथिंग लाइक दैट। सर स्ट्राइक एक्शन को कुछ नहीं कहा जा रहा, मतलब असल में पावर इकट्ठी हो गई है ना, वही वाली बात है। जब हम बात करते हैं कि अगर पावर कम हो और इंटरेस्ट ज्यादा हो तो हम कुछ और करते हैं, लेकिन अगर पावर भी ज्यादा हो जाए तो हम ज्यादा मोहतात हो जाते हैं। तो एंट्रेंचमेंट वाले अकेले बंदे ने गड़बड़ की थी, वो कहता था मैं नहीं बदलूंगा, सारे बदल रहे हैं, वो कहते हैं मुझे बड़ी उलझन आ रही है, मैं नहीं बदलूंगा। तो ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन वाले कहते हैं तुम नहीं बदलोगे तो हम तुम्हें उखाड़ के फेंक देंगे, तुम्हें ये कर देंगे, तुम्हारे साथ वो कर देंगे, वो कर देंगे। तो एंट्रेंचमेंट में जो बंदा है वो अकेला है, तो एंट्रेंचमेंट में आप उसके खिलाफ ज्यादा एक्शन कर लेते हैं। स्ट्राइक एक्शन में अकेला नहीं है, वो अपने साथ 200 बंदे इकट्ठे करके बैठ गए, अब आप इन 200 बंदों के खिलाफ एक्शन लेंगे तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगी, आपके इदारे की बदनामी होगी। तो ऐसे में फिर आप बार्गेनिंग, नेगोशिएशन, आओ बैठ के बात करते हैं, टेबल टॉक कर लेते हैं, यूनियंस के लीडर, पॉलिसी, सियासत, आप इन चीजों की तरफ चले जाते हैं। तो एंट्रेंचमेंट में बंदा अकेला है और यहाँ पे बंदे ज्यादा हैं, इस वजह से हमारे एक्शन में फर्क है दोनों जगह। जी, चैप्टर 4। सर एक और क्वेश्चन है इसी में। सर 11 का एक मतलब सिनेरियो था कि एक मैंने कॉलेज का सिनेरियो था कि कॉलेज जो है वो पेपर ले रहा है और प्रोफेसर जो है पहले वो मार्क कर रहे हैं, फिर उसके बाद उन्होंने कोई और किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है कि वो पेपर मार्क करेंगे, तो प्रोफेसर ने इसका खिलाफ एहतजाज किया है। तो क्या मैनेजमेंट जो है अकॉर्डिंग टू 11 वो फोर्स कर सकती है प्रोफेसर को कि वो रुक जाए या मतलब स्टॉप हो जाए? क्या फोर्स का एलिमेंट इसमें हो सकता है? अब एक तो अगेन होता है वही सर बात है। कन्विंस करना और फोर्स करना, ये पूछ रहा हूँ मैं तो दोनों में। अब ऐसे में देखें, अगर तो एक आध प्रोफेसर एंट्रेंचमेंट की तरफ जाए फिर तो आप फोर्स की बात करें कि डिसिप्लिनरी एक्शन लें, फोर्स इस्तेमाल करें, उस बंदे को निकाल दें या उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अगर ग्रुप ऑफ प्रोफेसर इकट्ठे होकर स्ट्राइक पे आ गए हैं तो अब आपको पता है कि जो स्ट्राइक एक्शन वाले हैं और उनके लिए जो हमें कहा जाता है वो ये है कि आपने स्ट्राइक एक्शंस जो है वो उस लोगों के साथ बार्गेन करना है, नेगोशिएट करना है। अब ये कोई थ्योरी नहीं है, ये रिस्पॉन्सेज है। अगर 11 की बात करें तो 11 ने रिस्पॉन्सेज तो नहीं बताए, वो रिएक्शन थोड़ी बताए हैं। 11 ने क्या कहा है? फोर्स फील्ड एनालिसिस। 11 ने कहा है कि दो तरह की फोर्सेस होती हैं, कुछ चेंज लाना चाहती हैं, कुछ चेंज रोकना चाहती हैं।
अब अगर आप चाहते हैं कि चेंज आए तो आपको ड्राइविंग फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करने के बजाय रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस को कम करना होगा। ये प्रोफेसर चाहते हैं कि चेंज आए, तो इन प्रोफेसर्स को चाहिए कि और लोगों को अपने साथ मिलाना शुरू कर दें, उनकी पावर कम करना शुरू कर दें। लेकिन अगर सवाल ये पूछ रहा है कि बताओ कॉलेज वाले इनके साथ क्या करें, तो बजाय इसके कि हम कहें कि कॉलेज वाले उनके खिलाफ फोर्स इस्तेमाल करें, क्योंकि फोर्स इस्तेमाल करने से ड्राइविंग फोर्स बढ़ेगी तो आगे से रिस्ट्रेनिंग फोर्स भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे कॉलेज को फोर्स इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, कॉलेज को उनकी फोर्स कम कर देनी चाहिए। रिस्ट्रेनिंग फोर्स को जो सामने से रेजिस्ट कर रहे हैं उनको थोड़ा सा नीचे ले जाए। तो ऐसे में 11 की फोर्स फील्ड एनालिसिस के मुताबिक हम आंसर करेंगे ये। जी चैप्टर 4, चैप्टर 4 ऑनलाइन यूजर्स का कोई सवाल, ऑनलाइन यूजर का कोई सवाल 1, ऑनलाइन यूजर का कोई सवाल 2, ऑनलाइन यूजर का कोई सवाल 3। सोल्ड। फिजिकल हजरात, चैप्टर 4 का सवाल जी बताइए। जी ब्रीफली डिस्कस। ठीक है, चेंज एडेप्टिव ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। अब अगेन जब चेंज की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में चेंज मैनेजमेंट का पूरा चैप्टर आ जाता है, लेकिन चेंज एडेप्टिव ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है फ्लेक्सिबल इदारे, और फ्लेक्सिबल इदारे से हमारे ध्यान में आ जाता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक जो चेंज को फौरन से एक्सेप्ट कर लेती है। अब आप दो जगह से आंसर कर सकते हैं, या तो आप चैप्टर 3 में चले जाएं और ऑर्गेनिक के फीचर्स बताना शुरू करते हैं। नंबर 2 आप उधर मत जाएं, रोजाबेथ मॉस्केंटर ने कहा कि वो ऑर्गेनाइजेशन से चेंज की तरफ जाना चाहती है, उनमें ये फीचर्स होते हैं। तो ऐसे में आप रोजाबेथ मॉस्केंटर की थ्योरी बता दें कि ये 6 काम करने वाले जो वो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन चेंज एडेप्ट जाते हैं। तो ये आपके पास चॉइस है, आप दोनों में से किसी तरफ जाके आंसर कर सकते हैं। जेनेरिक आंसर भी कर सकते हैं, असल में थ्योरी से आंसर करने का फायदा ये होता है कि आपको बड़े अच्छे अच्छे अल्फाज मिल जाते हैं, कुछ की पॉइंट्स ऐसे मिल जाते हैं जिससे आपकी बात में वजन आ जाता है कि आपने 6 हेडिंग्स दे दी और उनके नीचे थोड़ी थोड़ी सी बात कर दी, तो उसमें ना नंबर लेने की प्रोबेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जी चैप्टर 4 से सामने वाले हाजरीन, मैकेंजी 7S क्या कहना चाह रहे हैं। अब मैं हमेशा कहता हूँ मैकेंजी 7S बेसिकली चेंज मैनेजमेंट की थ्योरी नहीं है, मैनेजमेंट की थ्योरी है। 7S हमें ये बताता है कि 7 तरह के एस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इसको ऐसे कर लेता हूँ, 7 तरह के एस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और 3 एस हार्ड एलिमेंट है और 4 सॉफ्ट एलिमेंट है। हार्ड का मतलब है जिनको चेंज करना इतना आसान नहीं है, सॉफ्ट का मतलब है जिनको चेंज करना आसान है। तो ये 7S है जो मिलके एक बॉन्ड बना रहे हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट इन 7 एस के गिर्द होती है। जब भी आपने चेंज करना है तो आपने ये देखना है कि अगर मैं किसी एक एस में चेंज लेके आ रहा हूँ तो क्या उसका किसी और एस पे नॉक ऑन इफेक्ट तो नहीं। अगर उसका किसी और एस के ऊपर नॉक ऑन इफेक्ट है तो फिर आपने उसके ऊपर भी काम करना है। अब वो 7 एस में एक एक करके हम समझते हैं, स्ट्रेटेजी का क्या मतलब है, सिस्टम का क्या मतलब है, स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, उधर से स्टाफ, हेड वैल्यूज और उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इन 7 के नाम याद होने चाहिए, इन 7 की 1 लाइनर डिस्क्रिप्शन हमें पता होनी चाहिए, और फिर हमें थीम पता होना चाहिए कि हम 7S को यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं। हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम जानना चाहते हैं कि वो 3 मुश्किल हैं और ये 4 आसान है, नंबर 1। नंबर 2, एक एस चेंज होने से बाकी एस चेंज हो सकते हैं, तो चेंज मैनेजमेंट के वक्त हमें ध्यान रखना है कि कौन से एस से कौन से एस से इफेक्ट हुए और हमने फिर उसको उसके मुताबिक काम करना है। डन। चैप्टर 4 का सवाल, चैप्टर 4 में सामने हाजरीन से कोई सवाल, ऑल डन। सामने वाले हाजरीन 1, सामने वाले हाजरीन 2, सामने वाले हाजरीन 3। चैप्टर 4 डन। सर मेरा एक क्वेश्चन आ गया। आप देर से जागे, आप कुछ नहीं हो सकता। अब आपने जो है ना वो आपने मौका गंवा दिया, मैंने 3 तक गिनती भी। चलिए एक सवाल पूछ रहे हैं लेकिन इसके बाद दोबारा ऐसा नहीं करना, कोशिश करें चले, वरना बच्चे तंग होकर भाग जाएंगे। बताइए आपका आखिरी सवाल चैप्टर 4 का। जी सर, सर एक मतलब अगर सॉफ्ट एस को भी छेड़ेंगे तब भी 7 के 7 मतलब खराब होंगे, हिलेंगे अपनी जगह से। सॉफ्ट होने से भी कुछ ऐसे इफेक्ट होते हैं लेकिन 7 नहीं होंगे, लेकिन हार्ड एस चेंज करने से 7 चेंज हो जाएंगे। डन। जी सर। ठीक। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 को मैं हमेशा कहता हूं कि इसमें 2 एरियाज हैं, कल्चर, कल्चर के फायदे, कल्चर की लिमिटेशन, कल्चर कैसे बनता है।
दूसरा अगर मैं कहूँ तो 4 अदर थेरीज हैं, एक ने 3 तरह के कल्चर बताया, एक ने 4 तरह के, एक ने 5 तरह के और एक ने 6 तरह के। जो थ्योरी है वो नॉर्मली क्रैमिंग बेस्ड होती है। चैप्टर 5 से भी ज्यादातर सवाल क्रैमिंग बेस्ड हैं, लेकिन एक तरह का सवाल लॉजिकल एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि 2-3 कल्चर दिखा के वो कहें बताओ फलाना के मुताबिक, हेंडी के मुताबिक वो उन 4 में से कौन सा है, बताओ हॉफस्टेड के मुताबिक कौन सा पॉइंट वो हो रहा है। तो टेक्निकली जितनी अच्छी थ्योरी आपने याद की हुई होगी, जितनी अच्छी थ्योरी पे ग्रिप होगी, आप उतना ही यहाँ पे बेहतर आंसर कर सकेंगे। तो चैप्टर 5 के सवाल जो है वो काफी हद तक स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उतने उलझे हुए नहीं है जितने उलझे हुए हो सकते हैं। हाँ, एक सवाल बहुत ही उलझा हुआ हमें मिल जाता है कल्चर का, फैशन कंपनी का, लेकिन वो बीसीबीएस के जमाने का सवाल है। उसमें पुराने जमाने में आई कैप में बड़े जालिम सवाल आया करते थे, तो एक सवाल हमें नजर आता है बहुत ही लंबा चौड़ा सा, अदरवाइज इसके सवाल हमें बहुत ज्यादा एबनॉर्मल नजर नहीं आते। तो मुझे बताइए चैप्टर नंबर 5 में ऑनलाइन हाजरीन का कोई सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मैं सर मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ ना कि ये जो कल्चर वेब है ना जॉनसन की, जो 6 पॉइंट्स है, लेट्स सपोज एग्जाम में उन्होंने 6 सिनेरियो दे दिए है और कह रहे कि आपने आइडेंटिफाई करने के कौन सा पॉइंट से रिलेट कर रहे हैं ना, तो एज्यूम कि हमने तो 4 सही कर ली, बाकी 2 सिनेरियो बच गए और 2 पॉइंट बच गए। तो इसमें हम जो है ना एक पर कंफ्यूजन ज्यादा है। तो सेफ साइड तो ये है कि मतलब दोनों में एक ही लिख दे, तो अगर एक तो गलत हो जाएगा तो दूसरे का तो मार्क्स मिल जाएगा, और अगर ये अगर दूसरा भी गलत हो गया तो 2 मार्क्स लॉस हो गए। तो आपके मतलब कि आपसे ये सजेशन लेना था कि इस बेस पर क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में ये एग्जाम में। असल बात ये है कि इस तरह की सिचुएशन में ना कई दफा वो कहते हैं आइडेंटिफाई, और कभी कभी कहते हैं कि एक्सप्लेन भी कर दो। अब जब एक्सप्लेन भी कर दो कह दिया, फिर तो आपने अगर वो दोनों जगह सेम लिखा हुआ और एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो फिर बेकार हो जाएगा। अगर खाली उन्होंने कहा आइडेंटिफाई, फिर आपका ये पॉइंट चल जाएगा कि आप दोनों जगह एक ही लिख दें, कम से कम उन दोनों से किसी एक में नंबर मिल जाएगा। तो मैं स्ट्रेटेजी को बिल्कुल तारीफ करता हूँ, लेकिन तब जब आइडेंटिफाई का हो, अगर एक्सप्लेन का हो तो फिर आपको रीजन देनी पड़ेगी, तो वहां ये वाली चीज नहीं चलेगी, वहां आपको कोई ना कोई टोटका रीजन देनी पड़ेगी। अच्छा सर, अगर वो इधर उधर से कोई रीजन बना के पेश कर ले तो कुछ चल जाएगा या फारिग हो ठीक, जाएगा। हाँ, बस आपकी रीजन थोड़ी सी मुनासिब होनी चाहिए, चल जाएगा। आपने दोनों जगह पर साबित करना होगा कि दोनों जगह यही पॉइंट है। तो ये सेफ अप्रोच है कि इसमें कम से कम एक में तो जवाब मिल जाएगा, एक में अच्छा तो सर, नंबर और मिल जाएगा। अगर सर एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पॉइंट हमारा गलत हो मगर हमने जस्टिफाई कर लिया तो फिर उसका मार्क्स तो मिलेगा ना। अब मैं आपको एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही जवाब हो। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम सवाल देखते हैं, जब हम जवाब देखते हैं तो वहां एक तरीके से आंसर हुआ होता है, हमारे जहन में दूसरा या तीसरा तरीका आ रहा होता है, तो हम सोचते हैं कि शायद एग्जाम में हमारा गलत हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको इंसाइट दे दूं, यहाँ पे खड़े होकर बात करना जरा ज्यादा आसान है, आईकेएप में ये वाली बात मैं नहीं कर सकता था उनकी स्टेज पे खड़े होके। एग्जामिनर के सामने कई सोल्यूशन होते हैं, मैंने सॉल्यूशंस देखे हैं जिसकी बेस पे वो चेकिंग कर रहे होते हैं। एक एक सवाल के 5-5 सॉल्यूशन मैंने देखे हैं, तो उनके पास रखा होता है कि सवाल का बच्चा ये भी जवाब दे सकता है, ये भी जवाब दे सकता है, ये भी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद वो किसी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को वो फॉरवर्ड करते हैं, उससे कहते हैं आप इसका हमें रिव्यू करके दो, और बताओ अगर किसी सवाल के आपके जहन में आता है कि कुछ और जवाब भी हो सकते हैं तो हमें सारे लिख के दो। तो एक वक्त में एक सवाल के 5-6-7 सॉल्यूशन हो सकते हैं उनके पास। लेकिन अगर वो सजेस्टेड सॉल्यूशन में 6-7 सॉल्यूशन दे दें तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सजेस्टेड सॉल्यूशन में जो एक सेपरेट कमेटी है वो एक एक सॉल्यूशन दे देती है जो कि वन ऑफ द सॉल्यूशन होता है। तो अगर आपके जहन में कुछ और आ रहा है और आप उसके मुताबिक आंसर कर रहे हैं, तो कंफर्म रखिए जहन में कि एग्जामिनर के पास मल्टीपल सॉल्यूशन मौजूद हैं। अगर आपने अच्छी जस्टिफिकेशन दी है तो आपके जवाब को जरूर कंसिडर करेगा, इवन उसके पास लिखे हुए जवाबों के अलावा भी आपने कुछ दिया है और आपने रीजनिंग एक्सप्लेन कर दी है, तो आपके पॉइंट को पढ़ेगा, अगर उसे लगेगा ठीक है तो उस पर आपको नंबर जरूर देगा। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ क्योंकि मैंने उस प्रोसेस को पूरा बड़ा करीब से देखा हुआ है, जो उनकी चेकिंग और वो रिव्यू वाला जो प्रोसेस है, तो उनके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, थैंक यू सर। मतलब ये है कि 48 के फेल होने जिला मैं भी शामिल हूँ इसमें। ओहो, नहीं नहीं, वो बस वो इसी तरह से होता है कि जो पास हो रहे होते हैं ना वो 51 या 52 पे पास हो रहे होते हैं। तो जो 48 47 वाले बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत माठे होते हैं, वो 4-5 नंबर से ही रह गए होते हैं। तो थोड़ी सी रिटन प्रैक्टिस ज्यादा बेहतर करने से वो नंबर्स का गैप कम किया जा सकता है। तो मतलब वही बात है कि तकरीबन तकरीबन 40 प्लस पे जो भी बच्चा है उसका मसला अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसका मसला रिटन प्रैक्टिस है। तो जैसे मैंने आईकैप में भी कहा कि 3 सवाल हर चैप्टर के जरूर लिख के करें, तो वो जरूर लिख के करें। जी जनाब, चैप्टर नंबर 5 ओके, में थैंक यू सर। ऑनलाइन, जी जी, ऑनलाइन यूजर्स का कोई सवाल, चैप्टर 5।
चैप्टर सर ये रिचुअल्स और स्टोरीज में क्या फर्क होता है? मतलब देखिए अगर फर्ज करें हमारे पुरखे ये करते थे तो मतलब वो रिचुअल्स है या स्टोरीज है, भले जी, वो आपने करते हो या ना करते हो? एग्जाम्पल क्या दिए? सर बाप दादा ये करते थे, मतलब ठीक अबाउ है, दादा अक्सर। हाँ, तो ये स्टोरीज है। रिचुअल्स बेसिकली त्योहार होते हैं कि अगर बाप दादा कोई खास इवेंट खास तरीके से मनाते थे। फॉर एग्जांपल, आपने हमेशा देखा कि ईद वाले दिन घर वाले कुर्ता शलवार पहनते हैं। आप हमेशा पैंट शर्ट पहनते हैं, लेकिन ईद वाले दिन आप भी कुर्ता शलवार पहनना शुरू कर देते हैं। तो ये बन जाएगा कि आपके यहाँ एक रिचुअल सी बन गई थी कि सारे लोग ईद वाले दिन वो कुर्ता शलवार पहनते थे। तो रिचुअल बेसिकली आपके तहजीब बन जाती है, या रिचुअल्स बेसिकली आपके त्योहार होते हैं, इवेंट्स को सेलिब्रेट करने का तरीका होता है। और स्टोरीज होती हैं जो आपने पुराने जमाने के लोगों की कुछ बातें सुनानी होती हैं नए जमाने के लोगों को, ये समझाने के लिए कि वो कैसे लोग होते थे। तो अगर उनकी बात पे अमल कर रहे हैं तो वो रिचुअल्स हैं, और अगर उनकी कहानियां सुना रहे हैं तो वो स्टोरीज एंड मिथ्स हैं। ठीक है सर। अच्छा सर, ये जो इसकी एग्जम्पशंस हैं जो टेकन फॉर ग्रांटेड और फिजिकल मैनिफेस्टेशन, ये सर क्या चीजें होती हैं? मतलब फिजिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है? टेकन फॉर ग्रांटेड बेसिकली क्या है, या फिजिकल मैनिफेस्टो, या वो चीज जो अब आपके सामने जो चीजों का टेंजिबल वजूद है, फिजिकल वजूद है, तो फिर तो जैसे आर्टिफैक्ट्स उसका फिजिकल वजूद है कि हाँ भाई ये इस रंग की टाई है, ये इस तरह का इंसान है, ये इस तरह के जूते पहनता है, ये ऑर्गेनाइजेशन में दीवार पे इस तरह का रंग हुआ हुआ है। तो जो चीज फिजिकली सामने नजर आ रही है वो तो बन जाती है आर्टिफैक्ट्स। अब वो चीजें जो सामने नजर नहीं आ रही, आपने जहन में एक इमेज क्रिएट किया हुआ है, आपने कुछ अजम्पशंस ली हुई हैं, आपके जहन में कुछ बातें हैं, तो उसको हम कहेंगे कि वो टेकन फॉर ग्रांटेड है। एक मिनट, मैं जरा अपने माइक को रोक रहा हूँ, एक मिनट। ठीक है जी, मैं इधर वापस आया। वो असल में एक डिवाइस की चार्जिंग का वो हो रहा था। फिजिकल क्लास में तो फिर ये वाले मामलात होते हैं जी। तो हम बात कर रहे थे कि फिजिकल जो चीजें हैं वो आर्टिफैक्ट्स हैं जो नजर आ रही हैं, और जो टेकन फॉर ग्रांटेड अजम्पशंस हैं, यानी कि वो अजम्पशंस जो कॉमनली होती हैं कि हाँ भाई, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि रेलवे स्टेशन पे तो ये चीजें होती ही होंगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये सब तो होता ही होगा। जैसे बच्चों के जहन में होता था फिजिकल क्लास होती तो हम पढ़ लेते, वो जो जहन में एक हेवला क्रिएट हुआ था कि अगर फिजिकल हो रही होती तो हम पढ़ लेते। ये टेकन फॉर ग्रांटेड अजम्पशन है ना। ये तो जब कॉलेज खुले एक महीने के लिए तो पता लगा कि फिजिकल में भी कोई नहीं पढ़ रहा था, तो मसला फिजिकली ऑनलाइन का नहीं था, मसला बच्चों का था। तो टेकन फॉर ग्रांटेड अजम्पशंस का मतलब है कुछ चीजें जो सीना ब सीना चल रही हैं और सबको पता है कि ये चीज ऐसे ही होती है, और जहन में एक इमेज बना हुआ और सब पक्के हुए हैं कि ये काम ऐसे होता है, तो वो टेकन फॉर ग्रांटेड है। जबकि फिजिकल साइड पे अगर हम आर्टिफैक्ट की बात करें तो वो चीज जो टेंजिबली नजर आ रही है सामने, जिसको आप देख सकते हैं, वो चीज फिजिकल उसमें काउंट हो रही है जी। ओके, ओके हो गया सर। अच्छा सर, दूसरा ठीक है सर इसमें है हैंडी भाई में। सर जी हैंडी जी। भाई के पावर और पर्सन कल्चर, मतलब इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब उधर भी तो सेंट्रल पावर ही है, पर्सन में भी सेंट्रल पावर डॉक्टर के पास ही है, तो मतलब कैसे सर इनको ठीक मतलब है जी, अब कैसे एक कैसे? कॉमन सवाल, जी जी, एक कॉमन सवाल जो हिंदी के कल्चर्स के बारे में आता है वो ये है कि भाई पर्सन कल्चर और पावर कल्चर देखने में एक जैसे लग रहे हैं। पावर कल्चर में भी बंदे के पास ताकत है, वही मंबा है। पर्सन कल्चर में भी जो बंदा है और इदारा बिल्कुल उसी तरह से चल रहा है, थोड़ा सा फर्क है। पावर कल्चर में पोजीशन देखी जा रही है, जो टॉप पे बंदा उसके पास हमेशा ताकत होगी और नीचे वाले उसका हुक्म मानने पे मजबूर होंगे। पर्सन कल्चर में स्किल्स की वजह से पावर है, जो स्किल में बंदा है उसकी बात सुनी जाएगी। वो बंदा हम्बल हो तो इदारे में हम्बल कल्चर आ जाएगा, वो बंदा रिजिड है बदतमीज है तो इदारे में बदतमीज कल्चर आ जाएगा। तो शायद अगर मैं एक एफएससी के कॉलेज की बात करूं या मैट्रिक या छोटे स्कूल की बात करूं, तो पावर कल्चर है, प्रिंसिपल पावरफुल बंदा है और सारे बंदे उससे डर डर के सहम सहम के चल रहे हैं, और जो प्रिंसिपल ने कहा सब वैसे कर रहे हैं, किसी टीचर की मजाल भी नहीं कि वो कुछ कह सके। इसको अब लेके आए यूनिवर्सिटीज पे, इसको लेके आए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस पे, तो वहां पे प्रिंसिपल सिर्फ एक एडमिन का नुमाइंदा है, हालांकि इदारे के टॉप पे बैठा है, लेकिन पावर कल्चर नहीं है। वहां स्किल्स इंपॉर्टेंट है। जो सब्जेक्ट का हेड है, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जो कि उस सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप रखता है, कई दफा उसकी पावर काफी ज्यादा होती है। और फिर आपको नजर आता है कि फिजिक्स में अलग कल्चर है, मैथ में अलग कल्चर है। सीए के कॉलेज में आप देखते हैं बीएम की क्लास का अलग कल्चर है, फलाना क्लास का अलग कल्चर है। क्यों? क्योंकि बीएम का टीचर और तरह से है, लॉ का टीचर और तरह का है, अकाउंटिंग के अंदर अक्सर डिक्टेटरशिप चल रही है, फलाना जगह अक्सर डेमोक्रेसी चल रही है। तो वहां पावर इंपॉर्टेंट नहीं, तो कॉलेज का प्रिंसिपल साइड पे है, लेकिन टीचर्स के पास पावर आ गई। क्यों? उनके पास स्किल है।
तो हॉस्पिटल का ओनर इंपॉर्टेंट नहीं है, हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर इंपॉर्टेंट है। तो पावर कल्चर में ओनर या हेड्स इंपॉर्टेंट होते हैं पोजीशन की वजह से, ताकत, जबकि पर्सन कल्चर में पर्सन अपनी स्किल्स की वजह से इंपॉर्टेंट होते हैं। जरूरी नहीं कि हमेशा ताकत हो, ये अच्छे लोग भी हो सकते हैं, नर्म दिल भी हो सकते हैं, सख्त भी हो सकते हैं, डेमोक्रेटिक भी हो सकते हैं और डिक्टेटर भी हो सकते हैं। क्या ये बात समझ आई? जी सर। अच्छा सर, मैंने ना थोड़ा सा मतलब इस पे सर्च की थी, मतलब जो इसके नाम लिखे ना गॉड्स के आगे, तो मतलब मुझे याद नहीं हो रहा कि इसको कैसे 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 याद करना है। तो सर इसमें ना एक पर्सन कल्चर का डायनाइसिस था, तो उसका जो मैंने जब देखा तो वो आई थिंक गॉड ऑफ वाइन समथिंग लाइक दैट था। तो सर मतलब उसने किस बेसिस पे ऐसे इसको ऐसे क्लासिफाई किया होगा, मतलब आपके मुताबिक ये पर्सन कल्चर है मतलब वाइन में? और जी ठीक है, अब आप देखें, आपने क्या देखा, वो गॉड किस चीज का था? सर वाइन, अंगूरों का जूस। आपकी आवाज क्लियर नहीं है। सर वाइन, वाइन, WINE, WI, अच्छा NE। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब बेसिकली जो अगर हम बात करें स्पेसिफिकली पर्सन कल्चर की, तो पर्सन कल्चर में हमें नजर आता है कि लोगों की बड़ी इंपॉर्टेंस है। लोग जो हैं जिस तरह से कह रहे हैं, उनकी बात सुनी जा रही है, उनके मुताबिक चला जा रहा है, और यहाँ पे जैसी पर्सनैलिटी है उस तरह का कल्चर चल रहा है। तो इस हिसाब से उसने, चूंकि वहां पे उस तरह से पावर नहीं, उस तरह से लोगों की आपस में सोशलाइजेशन और वो चीज नजर आई है, तो उसके साथ उसने रिलेट करने की कोशिश की। अगेन हेंडी ने ये नहीं कहा कि एग्जैक्टली वही गॉड यहाँ पे पाया जाता है, उसने कहा कि उससे सिमिलर कल्चर, उससे मिलता जुलता कल्चर। तो 100% सिमिलरिटी नहीं नजर आएगी, बस उससे उसने आइडियाज पिक किए हैं और आइडियाज को पिक करके उसके साथ लगाने की कोशिश की है। इसमें मैं आपको कहूंगा कि आपने गूगल के बजाय यूट्यूब पे एक दफा सर्च करके देखना है, तो आपको 2-3 लोगों की बड़ी मजे मजे की वीडियोस इस पे मिलेंगी। वो जरा ज्यादा बेहतर तरीके से उसको पिक्टोरियली डिस्प्ले करेंगे कि कैसे वो उस वाले गॉड का सिस्टम क्या था और उसको कैसे इसके साथ रिलेट किया गया। जी, चैप्टर नंबर 5, कल्चर सर ऑनलाइन। होफस्टेड में, सर होफस्टेड में सर एक क्वेश्चन है कि हम टेस्ट हुआ सर हमारा, उसमें ये था कि एक जगह पे मतलब यूके और लंदन का, शायद यूके और किसी और सिटी का कंपैरिजन किया जा रहा था। तो एक जगह पे मतलब टाइम टेबल पंक्चुअलिटी थी, और दूसरी जगह पे मतलब हल्का था माहौल, मतलब टारगेट पूरे हो बस ठीक है। तो ठीक है, उन दोनों का कंपैरिजन जब किया गया था, तो एक जगह पे मतलब जो मैंने आंसर निकाला था मेरा एक था कि ये फेमिनिटी और मास्कुलिनिटी की वजह से है, जबकि जो सजेस्टेड था वो अनसर्टेनिटी था इसमें। तो सर इसमें दोनों दोनों अनसर्टेनिटी कैसे है? दोनों दोनों अनसर्टेनिटी तरफ पे जा कैसे सकते है? हैं। जी, अनसर्टेनिटी वाला अनसर्टेनिटी, प्रोफाइल। जी बिल्कुल, मतलब एक जगह हम कह रहे हैं कि यार थोड़ा बहुत लेट आ जाओ तो ठीक है, चलता है, क्योंकि जाहिर है रास्ते में रुकावटें होती हैं, मसला होता है, अनसर्टेनिटी होती है, मुश्किल में आ जाता है बंदा, कभी बारिश हो गई। जबकि दूसरी तरफ वाले कह रहे हैं भाई अनसर्टेनिटी क्या होती है, घर से निकलो, टाइम से प्लान करो, तो रास्ते में बारिश हो गई तो तुम्हें आधे घंटे पहले निकलना चाहिए था। तो जो टाइम पे आ रहे हैं ऑफिस, इसका मतलब है वो अनसर्टेनिटी नाम की चीज को मानते ही नहीं है। वो कहते नहीं भाई ऑफिस टाइम पे पहुंचना है, मैं घर से 15 मिनट पहले निकल पड़ूंगा, 20 मिनट पहले निकल पड़ूंगा, रास्ते में कोई एक्सीडेंट भी हुआ है, रश हुआ है, कोई बात नहीं, मैं फिर भी टाइम से पहुंच जाऊंगा। जबकि जहां अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट किया जा रहा है वो ये है कि हाँ ठीक है यार, अनसर्टेनिटी तो होती है, ठीक है, लोग लेट आ जाते हैं, रास्ते में रुकावटें होती हैं, खैर है। तो इसलिए वो अनसर्टेनिटी वाली साइड पे है, लेकिन इसका मैस्कुलाइन फेमिनाइन भी जवाब उतना ही वैलिड है जितना अनसर्टेनिटी वाला है। जी, चैप्टर नंबर 5, जी सर। सर ऑनलाइन। ये जी जी कल्चर पर जो है ना, एक बहुत अच्छी सा मूवी मैंने देखी थी, द लिव्स ऑफ अदर। तो वो भी काफी, मतलब मुझे तो काफी चीजें जो उससे भी क्लियर हुई थी। हाँ, नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। असल में बीएम में ये बड़ा फायदा है कि इसमें इंटरनेट पे बड़ी अच्छी अच्छी गाइडेंस अवेलेबल है, और अगेन मुख्तलिफ मूवीज भी देख के अगर आप एजुकेशनल नीड से देखें तो उससे भी बड़ा कुछ समझ आ जाता है। जी जनाब, चैप्टर 5, कल्चर, ऑनलाइन ऑडियंस। कल्चर में सवाल 1, कल्चर में सवाल 2, कल्चर में सवाल 3, सोल्ड। सामने वाले हो जाए, कल्चर में कोई सवाल? जी जी।
जी, अब एक सवाल आया कि हॉफस्टेड की जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है उसमें अलग अलग डायमेंशन है, तो आप एक वक्त में कई दफा कंफ्यूज हो रहे होते हैं या एक वक्त में एक चीज के ज्यादा आंसर होते हैं और सोल्यूशन में भी कई दफा दिया हुआ होता है। तो ऐसे में अगर आपके पास एक अच्छी लॉजिक और आपको पॉइंट्स रिलेट होते नजर आ रहे हैं, मैंने आपको कहा कि सोल्यूशन के अगर मल्टीपल सोल्यूशन बनते हैं तो हम जो डाउनलोड करते हैं नेट से उसमें सिर्फ एक सोल्यूशन आ रहा है। तो अगर आपकी बात भी सही है तो आप उसको लिख सकते हैं। तो ऐसे में इस वाले सवाल में जब भी आप कहेंगे मेरी ये वाली डायमेंशन वर्सेस ये डायमेंशन है, तो आपको रीजनिंग देनी चाहिए कि आप रीजन देते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये मैस्कुलाइन या फेमिनाइन है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस है या नहीं। तो जब रीजन दे देंगे तो उसे काफी हेल्प हो जाएगी। जी, उसके अलावा चैप्टर 5 से ऑल कवर्ड, सामने जो समंदर बह रहा है लोगों का, उसमें जो है वो हमारे पास और कोई सवाल नहीं आया। ये अजीब सी बात है, कॉलेज वाले कहते हैं फिजिकली आओ तो भी बच्चे ऑनलाइन पे जाते हैं, और जब कहते हैं खाली ऑनलाइन होगा कहते हैं फिजिकल ना होता तो हम पढ़ेंगे कैसे। कौन लोग हो तुसी, मतलब कुछ भी चले। खैर आगे चलते हैं। सर ये बात उस दिन भी आपने की थी, तो मतलब क्लास चल रही थी तो आई कैप के एग्जाम से रिलेटेड मैंने सवाल किया था सर कि आई कैप ने ऑनलाइन का ऑप्शन क्यों दिया है, तो मतलब हाँ। फिर आपने डिटेल से इस पे बात की थी। अब ये देखिए, मैं आपको बताऊं, जो सामने मैं समंदर की बात कर रहा हूँ, सामने एक बच्चा बैठा हुआ है, 4 बंदे हैं जिनमें से 3 मैनेजमेंट के नुमाइंदे हैं जो ये देख रहे हैं कि कहीं मैं बच्चों को रगला तो नहीं रहा, और चौथे भाई साहब जो है वो एक स्टूडेंट सामने आके बैठे हुए हैं। तो पॉइंट ये है कि फिजिकल ऑफर, और आपको क्या लगता है मैं सिर्फ बीएम के बच्चों को, मैंने बीएम के जितने कैंप में थे उनको मैसेज किया है, जितने ऑनलाइन नियर बियर पे लोग थे उनको मैसेज किया है, मैंने ऑडिट के ग्रुप्स, मैंने लॉ के ग्रुप्स में भी सबको मैसेज किया है कि अगर किसी को बीएम के सवाल भी पूछने फिजिकली तो वो आके पूछ ले। तो मैंने तकरीबन कोई 1200 बच्चों को मैसेज किया, जिनमें से कम से कम 400-450 लोग पढ़ रहे होंगे बीएम, और सामने एक बच्चा आया हुआ है। और ये वो लोग हैं जो पूरे सेशन ये कहते रहते हैं कि फिजिकल होता तो हम पढ़ते, फिजिकल ही समझ आती है टीचर की, ऑनलाइन नहीं आती। तो जब हम फिजिकल कहें तो आप ऑनलाइन पे जाते हैं, जब हम ऑनलाइन का मशवरा दें तो आप कहते हैं नहीं नहीं अब अगले सेशन में मेरी ऑनलाइन क्लास है कैंपस में, अबू बकर कैंपस में सिर्फ ऑनलाइन क्लास है। बच्चे कह रहे हैं सिर्फ ऑनलाइन, ये क्या बात हुई, ये तो गलत है, फिजिकल ना हो तो हम तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, फिजिकल रखो। तो बच्चे कहते हैं अच्छा इसकी ऑनलाइन रिले होगी, हमें घर बैठे बैठे मिलेगा। तो भाई सर असल मतलब में आप जो है ना अबू बकर कैंपस में हो ना, हम इधर स्कैन के करीब रहते 2 मिनट के पास ले पर, तो हमने सोचा कि इधर होता तो शायद आ जाते। अब अबू बकर दूर है ना। हाँ, लेकिन चलें ठीक है, लेकिन वही बात है कि मैं असल में ये कैंपस इसलिए रखा था कि यहाँ खवातीन भी अकोमोडेट हो जाएं, और दूसरा ये कि अगले सेशन में मैं तो शेरशाह में होना ही है फिजिकल। तो मैंने कहा वो बकर कैंपस वाले ये ना कहें कि आपने हमें बिल्कुल ही बुला दिया, आप तो बिल्कुल ही साइड पे चले गए। तो यहाँ पे हमने ये कैंपस बुक किया। कल मैं एसीसी कैंपस बुलाऊंगा, सीए फाइनल अपने वाले कैंपस, ताकि जो है वहां पे दोनों के करीब हो, दरमियान में आ रहा हो, तो जो आना चाहे आए लॉ के अंदर। जी, चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 6 को जब हम देखें तो इसके अंदर हम 4 एरियाज देख रहे होते हैं, परसेप्शन, एटीट्यूड, सेटिस्फैक्शन, स्ट्रेस। अगर देखें तो इसमें सबसे ज्यादा डिस्कशन परसेप्शन के ऊपर हो रही है, और सबसे ज्यादा ट्रिक भी परसेप्शन में। और सेटिस्फैक्शन से एक ही तरह का सवाल बार बार आता है कि बताओ क्या करेंगे जिससे सेटिस्फैक्शन बढ़ जाए। स्ट्रेस में नॉर्मली स्ट्रेस को एलिमिनेट करने के तरीके आई क्या बहुत ज्यादा पूछ रहा होता है। तो देखा जाए तो इसमें से परसेप्शन से कभी कभी कुछ लॉजिकल सवाल आ जाते हैं, एटीट्यूड बदलने के ऊपर कभी कभी लॉजिकल सवाल आता है। अदरवाइज इस चैप्टर में भी मेजोरिटी वही बात है, अगर 12 अटेम्प्ट में से 4 अटेम्प्ट लॉजिकल है और 8 रट्टे वाली हैं, तो मैं हर चैप्टर में कहूंगा कि मेजोरिटी रट्टे और थोड़ी थोड़ी सी लॉजिक है। तो ऐसे में मेरा सवाल ये है कि चैप्टर नंबर 6 में आप लोगों का कोई सवाल ऑनलाइन यूजर्स जो इस वक्त सामने मौजूद हैं बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर टेस्ट में क्वेश्चन आया था ना, ये जो रिवीजन टेस्ट थे, तो इसमें वो लड़की जो थे ना वो कह रहे थे कि मैं ये नहीं कर सकती, वो कर सकती। तो उसके आंसर उसने ये बताया था कि कोप ऑफ स्ट्रेस में ये कौन से किस चीज से रिलेट कर रहा है। तो मैंने उसको लिख दिया कि स्विच फ्रॉम, मतलब कि चेंज फ्रॉम नेगेटिव थिंकिंग टू पॉजिटिव। उधर आंसर उसने गलत कर दिया। ठीक है, आपने क्या लिखा था? मैंने उसने ये सोच रही थी कि मतलब ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो मैंने कहा कि चेंज फ्रॉम नेगेटिव थिंकिंग टू पॉजिटिव थिंकिंग। तो आंसर जो मार्क हुआ ना उसमें वो गलत कर दिया। जो मैंने नीचे पर रिलेट कर दिया तो उसने ब्रॉड हेडिंग के बेस पर मार्किंग की थी। मतलब हाँ, क्या असल था में कि
हाँ, अब इसमें आपको एक सबक ये मिला कि कई दफा एग्जामिनर ने जिस तरह से आंसर मांगा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूं कि एक खातून है जो कह रही है मैं ये काम ऐसा नहीं कर सकती, अब बताओ ये परसेप्चुअल प्रॉब्लम में से कौन सी किस्म है, और आप ये कहते हैं कि जी ये तो बहुत ही अजीब सी खातून है, ये ऐसा क्यों सोचती है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और नीचे आखिरी लाइन में लिख दें ये तो वो वाली चीज है, तो दायरा एग्जामिनर को तो जो चाहिए था आप पहले वो हाईलाइट करें, तो आप हेडिंग वो दें जो उस रिक्वायरमेंट्स के साथ मैच करे, और फिर नीचे आप अपने तबसरे लिखें। लेकिन अगर तबसरा पहले होगा और हेडिंग बाद में होगी तो फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगी। तो प्रेजेंट करते हुए जो काम की बात एग्जामिनर को चाहिए ना, वो उसको ऊपर उठा के दें, उसे कहो ये तुम्हारी बात और ये मेरी एक्स्ट्रा शायरी, तो पहले अपनी बात पकड़ लो, नंबर दे दो, ज्यादा नंबर देना चाहते हो नीचे देखो मैंने बड़े कमाल तबसरे किए हुए। तो ऐसे असल में में सर मतलब उसके आंसर में उसने ये किया था कि ब्रेड बैड हैबिट एंड एलिमिनेट सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर, और मैंने सिर्फ ये किया था कि स्पेसिफिक टू सिनेरियो, कि मतलब ये सिर्फ ये पॉइंट जो है ना वो इसकी वजह से उसको स्ट्रेस हो रहा है, तो मैंने उसको किया था कि मतलब चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो मतलब ठीक ये है आंसर तो जी। अगेन ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा जवाब हो और आपका जवाब भी वैलिड हो, लेकिन वही बात है कि आप हमारे एग्जामिनर को जिसके पास कम टाइम है, जो चेकर है जिसने पर डे डेली रिवीजन क्लासेस के टेस्ट मार्क करनी है, तो उस वक्त जरा थोड़ा सा जल्दी होती है। आईकैप के अंदर जाहिर है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग्जामिनर का लेवल थोड़ा जरा ज्यादा होगा और वो ज्यादा हमें समझता होगा, या अगर हम मल्टीपल जवाब दे रहे हैं तो उसका दिल थोड़ा सा जरा ज्यादा खुला होगा। तो कोई बात नहीं, टेस्ट के अंदर कभी कभी जाहिर है मार्किंग सख्त भी की जाती है, तो आप उसकी वजह से परेशान ना हो। अगर आपको चीज आती है और आप मल्टीपल तरीके से लिख रहे हैं तो ओके है। ओके सर। और दूसरा जी सर ये कि अगर लेट्स सपोज उसने मैकेनिस्टिक के बारे में या इसी तरह के एक पॉइंट में 3-4 पॉइंट बुलेट्स पूछ लिए हो ना, अगर इससे हम पर अपन तो ज्यादा लिख लेना तो वो तो हमारे सेफ साइड पर आ जाएंगे ना, मतलब 4 की जगह हम 7 लिख दीजिए, एफ टाइम हो, अगर टाइम हो, एजम्पशन ये है। अगर टाइम हो जी, अगर टाइम हो तो आप बेशक सेफ साइड पे रहें, लेकिन पहले वो लिखें जो लिखे हुए हैं किताब में, ताकि उसकी अच्छी पुख्ता इंग्लिश भी हो और आपको नंबर अच्छे मिल जाए। बाद में आप अपने हाँ तबसरे करें, जरूर, कोई मसला नहीं। अच्छा ठीक है सर। जी, ओके सर, थैंक यू। चैप्टर नंबर 6 में ऑनलाइन सर ये यूजर जो आप और वैसे तूने सर खानी भाई कुछ सर कह रहे थे जी। हाँ सर, वैसे तो नहीं कर सकते ना कि मतलब उसने अभी लेट सपोज के एक पॉइंट मार, वो तो शेयर चैप्टर नंबर 8 में फिर डिस्कस कर लूंगा। ओके सर, थैंक यू। जी जी उस्मान भाई। सर हमारे टेस्ट में मतलब स्ट्रेस में से एक क्वेश्चन आया था, मतलब वो जिसमें वो पूछ रहे थे कि उसको मतलब ये मसले हैं, वो दो लेडीज और एक जेंट का मसला था, तो वो मतलब वो हॉस्पिटल वगैरह में रहती रही है, तो मुझे सर उसका कोई इम्पैक्ट जवाब नहीं आ रहा था, तो मुझे जितने स्ट्रेस की याद थे मैंने सब उसमें डाल दिए, तो सऊद भाई ने मतलब सारे नंबर दे दिए थे उसमें, एक भी नहीं काटा था, पूरे थे उसमें। तो सर मैंने ये पूछना था क्या ऐसा जेनेरिक आंसर चलेगा, मतलब मैंने ऊपर लिख दिया था उससे रिलेटेड कि उस लड़की का नाम और उसके इन द गिवन सिनेरियो उसको ये प्रॉब्लम आ सकती है। जी असल में देखिए, बीएम में एग्जामिनर हमसे बहुत लॉजिकल एक्सपेक्टेशन नहीं बना रहा। कैफ लेवल पे ना सिवाय लॉ और ऑडिट के या कुछ एफआर2 में एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि लोग बहुत ज्यादा गहराई में होते हैं और बहुत ज्यादा एप्लीकेशन बेस्ड आंसर करें। आईकेएफ की भी जो सिटिंग्स होती हैं उसमें भी अक्सर वो लोग कहते हैं कि हम कैफ लेवल पे चाहते हैं कि बस लोगों को याद हो चीजें, फाइनल लेवल पे आके हम उनसे उनकी इंटरप्रिटेशन पूछें। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन इतना बड़ा मामला नहीं है बीएम में। आप बीएम में देखिए लोग रट्टा मार के पेपर देते हैं और पास भी कर लेते हैं, तो यहाँ इतनी बड़ी साइंस नहीं है। हाँ, अगर एक सवाल आया और सवाल में उसने कहा कि बताएं ये खातून क्या करे अपने स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए, और आपने कहा ये वाली खातून को इन तरह के काम करने चाहिए, तो वो नीचे वाली जनरल बातें नॉर्मली हर सिचुएशन में फिट हो रही होती हैं। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आपने चीजें याद की हुई और आप उसको सिनेरियो से रिलेट करके लिख दें, तो अगर 6 नंबर का सवाल है तो हो सकता है 1-1.5 नंबर कटे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिरे से क्रॉस हो जाएगा कि ये तो इसने तो सारी बात किताब की छाप दी है। आपको उसको स्टार्ट से लिंक जरूर करना है, तो अगर आप लिंक कर देते हैं तो ये चीज सेफ है, बहुत सेफ है। बीएम के अंदर क्रैमिंग मतलब चल जाती है। जी, चैप्टर नंबर 6 के सर दूसरा अस्सलाम वालेकुम सर। अरसलान भाई जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर ये मेरा क्वेश्चन था जो 5 पॉइंट्स है ना परसेप्शन के, इनमें जो जी। सिनेरियो दिया होता है कि आप एक बताएं कि इन 5 परसेप्शन प्रॉब्लम्स है उनमें से कौन सा ये इसमें अंदर सिनेरियो आ रहा है, तो इसमें काफी प्रॉब्लम हो जाती है कि 5 वो जो है सिनेरियो परसेप्शन प्रॉब्लम्स उनको देखना कि किसमें आ रहा है सिनेरियो, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे?
जी बिल्कुल। अब ऐसे में जब भी सिचुएशन आती है ना, तो फिर कंफ्यूजन जब आती है कि हम इसको परसेप्चुअल प्रॉब्लम में से किससे रिलेट करें, तो यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हमें इन सारे परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स का डिफरेंस अच्छी तरह से पता हो। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले हेलो इफेक्ट की, तो ये किसी एक इंसान की कोई एक खसूसियत या एक दो खसूसियात हैं जिसने उसकी पूरी पर्सनैलिटी पे एक इमेज बना दी है। तो ये पूरे ग्रुप की थिंकिंग नहीं है, ये एक इंसान का कोई फीचर है जिसकी वजह से मैं उस इंसान के बारे में एक राय कायम कर रहा हूँ। ये है हेलो इफेक्ट। स्टीरियोटाइपिंग में ये होता है कि एक बंदा जो सामने वाला है, मुझे उसकी प्रॉपर्टी नहीं पता, लेकिन उसका कोई ताल्लुक किसी ग्रुप के साथ है। भाई जैसे वो टिवाना है, वो रांगड़ है, वो पंजाबी है, वो कराची का है, वो हिंदू है, वो मुसलमान है, उसका ताल्लुक किसी ऐसे तबके से है जिस तबके के बारे में ऑलरेडी मेरे जहन में एक चीज बिल्ड हुई हुई है। तो मैं इस बंदे को उस तबके साथ रिलेट होने की वजह से मैं इसको भी वही इफेक्ट देने की कोशिश करूंगा। तो ये स्टीरियोटाइपिंग है। तो स्टीरियोटाइपिंग में एक बंदे की पर्सनैलिटी काउंट नहीं होती, एक बंदे का ताल्लुक ग्रुप के साथ होता है और उस ग्रुप वाला इमेज मैं उस बंदे के ऊपर डाल देता हूँ। ये स्टीरियोटाइपिंग है। अब अगर कॉन्ट्रास्ट की बात करें, तो कॉन्ट्रास्ट में कम से कम आपको दो ऑब्जेक्ट चाहिए, कम से कम दो चीजें जिनको आपस में तकाबुल किया जा रहा हो, दो चीजें जिनको आपस में मैच किया जा रहा हो और कहा जा रहा हो ये अच्छी है, ये बुरी है, या ये उससे अच्छी है या ये उससे बुरी है। तो ऐसे में इस चीज को हम कहेंगे ये कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट है, जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में कंपेयर किया जा रहा है। इसी तरह से प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन में एक इंसान अपने आप से कंपेयर कर रहा होता है, अपनी बात करता है, मैं ऐसे करता था तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते। तो जिसमें एक इंसान अपने आप से कंपेयर कर रहा हो वो प्रोजेक्शन है, जिसमें सामने की दो चीजों को कंपेयर कर रहा हो कॉन्ट्रास्ट है, जिसमें एक बंदे के एक फीचर की बेस पे उसके ऊपर जजमेंट दे रहा हो तो वो हेलो इफेक्ट है, जिसमें एक इंसान की किसी ग्रुप से ताल्लुक की बात हो रही हो तो वो स्टीरियोटाइपिंग है। और जहां एक जहन पहले से बना लिया है कि भाई ये तो ऐसे ही होता है, ये तो सोच लिया है यूं ही होना है, तो ये सिलेक्टिव परसेप्शन बन जाती है, जिसमें आपने अपना जहन पहले से बनाया हुआ होता है। तो जब आप इन पांचों के डिफरेंसेस को अच्छी तरह से देखेंगे, वीडियो को दोबारा सुनेंगे, बार बार समझेंगे, तो उसके बाद जैसे आई के प्रीवियस क्लासेस का मैं चैप्टर 6 की फ्री वीडियोस जो रखी, तो आप चैप्टर 6 में जाके देखें, तो वहां मैंने हर किसी के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाई है कि हेलो इफेक्ट क्या है, फलाना क्या है, उसको अच्छी तरह से समझें, तो फिर आप सिनेरियो को देखेंगे तो आपको जरा ज्यादा हेल्प हो जाएगी इंशाल्लाह। जी, चैप्टर नंबर 6 में सवाल कंटेंट्स के ऊपर। जी सर। सर सिलेक्टिव परसेप्शन में और स्टीरियोटाइपिंग में मतलब आपस में आता है, मसला आता है। तो ये और तीसरा कॉन्ट्रास्ट में इनमें मतलब कैसे आता है कि एक सिनेरियो था, क्वेश्चन नहीं आया था कि जापान की कंपनीज जो है वो मशीनरी मैन्युफैक्चर कर रही हैं और यूके के बंदे ये कंसीव कर रहे हैं कि जो यूके की निस्बत जापान की जो है वो फैक्ट्रीज वो मतलब मशीनरी जो है वो ज्यादा अच्छी है। तो सर इनमें मतलब अगर स्टीरियोटाइप होगा, सिलेक्टिव परसेप्शन होगा और कंट्रास्ट होगा तो कैसे कैसे सिनेरियो तीनों बनेंगे, मतलब जी बिल्कुल। ये बता दें। अब हाँ, अब ऐसे में कई दफा एक सवाल का एक से ज्यादा आंसर हो सकता है। ऐसे में अगर एक मुल्क के लोग दूसरे मुल्कों के बारे में कॉमन अजम्पशन बना के बैठे हुए हैं और उस मुल्क के लोगों को देख के ये कहें कि ये तो वैसे ही हैं, तो फिर ये बन जाएगा स्टीरियोटाइपिंग। अगर सिनेरियो ये होता है कि जापान के लोगों ने यूके की एक मशीन देख के कहा कि ये भी रिलायबल होगी जैसे कि यूके की मशीनें रिलायबल होती हैं, तो ये बन जाएगा स्टीरियोटाइप। अगर हम कहेंगे कि जापान के बंदे ने ये सोचा हुआ है कि यूके की मशीन तो होती ही हमेशा रिलायबल है, तो इसका मतलब ये है कि ये सिलेक्टिव परसेप्शन है। अब इसमें सामने ऑब्जेक्ट नहीं है जिसको आप रिलेट करेंगे ये वो वाले लोगों जैसा है तो ये भी अच्छा होगा। तो जब एक बंदे के जहन में ये तय है कि इस तरह से, और अगर वो कहें कि जापान और यूके को जब कंपेयर करें तो उसमें जापान की चीज यूके से ज्यादा बेहतर होती है, तो जब दो चीजों को कंपेयर करके एक दूसरे से तय किया जाए कि ये उससे बेहतर या ये उससे बेहतर, तो इस चीज को हम कहेंगे कि ये कॉन्ट्रास्ट में आ रहा है। तो ऐसे में वो सिनेरियो पे डिपेंड करता है। अगर सिनेरियो ज्यादा ओपन नहीं है तो फिर आप बताएं, आपने वहां लिखना है कि अगर यहाँ इन दोनों को कंपेयर हम कर रहे हैं तो हम इसे कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट कहेंगे, और इधर पहले से जहन में बिठाया हुआ है तो सिलेक्टिव परसेप्शन बन जाएगी। जी, एक सवाल मेरे पास राइटिंग में आया, परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी और सिलेक्टिव परसेप्शन में फर्क बताएं। ये इनपुट और आउटपुट का फर्क है। मैं ये कहता हूं इनपुट इज सेंसेशन, process is organization and output is perception।
तो जब एक बंदा अपना इनपुट सिलेक्टिव लेगा ना, जब अपना ऑब्जेक्ट जो सिलेक्ट करने हैं वही दिमाग की बेस पे सिलेक्टेड सिलेक्ट करेगा, तो यहाँ आपकी जो सिलेक्टिविटी है ना उसमें परसेप्शन आई है, तो इसको हम कहते हैं परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी। जब आप इनपुट के अंदर परसेप्शन यूज करें, इनपुट के अंदर दिमाग इस्तेमाल करें, इनपुट उतना उठाएं जितना आप उठाना चाह रहे हैं, तो ये परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी बन जाती है। और जब आप परसेप्शन उतनी बनाए जितनी आप बनाना चाह रहे हैं, यानी आउटपुट में सिलेक्शन लेके आए, तो ये सिलेक्टिव परसेप्शन बन जाता है। तो ऐसे में सेकंड वर्ड देखना है, एक तरफ है परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी, सेकंड वर्ड है सिलेक्टिविटी, और एक तरफ है सिलेक्टिव परसेप्शन, सेकंड वर्ड है परसेप्शन। तो सिलेक्टिव परसेप्शन का मतलब है वो परसेप्शन जो आपने पहले से बनाई है, और परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी का मतलब है वो सिलेक्शन जो आपने अपने दिमाग की मदद से की है। तो परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी आपके इनपुट को सिलेक्टिव फॉर्म में फॉर्म करने को कहते हैं, और सिलेक्टिव परसेप्शन आपके आउटपुट को सिलेक्टिव वे में फॉर्म करने को कहते हैं। तो परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी और सिलेक्टिव परसेप्शन। सर इसकी एग्जांपल कोई दे दे। जी, परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी और सिलेक्टिव परसेप्शन। परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी, मैं जैसे ही ये ओपन करूंगा गो टू मीटिंग, मैं फौरन से देखूंगा तलाल नजर नहीं आया, हालांकि नाम तो इतने सारे लिखे हैं, लेकिन तलाल फौरन से नजर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वो बच्चा सवाल बहुत पूछता है। तो ऐसे में कोई और बंदा स्क्रीन को देखेगा तो उसको तलाल नजर आए या ना आए, लेकिन मैं जैसे स्क्रीन देखूंगा मुझे तलाल फौरन से नजर आ जाएगा। क्यों? ये मेरी परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी है। मैं चीजों को आंखों में ले जाते हुए भी पहले से बायस्ड हूं कि मैंने कुछ चीजें ज्यादा देखनी है। तो जो प्यासा है उसे पानी ज्यादा नजर आएगा, जो पेंटर है उसको दीवारों पे हुआ हुआ पेंट ज्यादा नजर आएगा, जो इलेक्ट्रीशियन है उसको निकली हुई तारें ज्यादा नजर आएंगी, जो रिक्शा चलाने वाला है उसको नोटिस बोर्ड ज्यादा नजर आएंगे, जो टीचर है उसको रोस्टर ज्यादा नजर आएगा, जो बच्चे हैं उनको कुर्सियां ज्यादा नजर आएंगी। तो ये है परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी कि जिस चीज से आपका ताल्लुक है आपको वो चीज ज्यादा दिखती है। सिलेक्टिव परसेप्शन के मैं पहले से ही तय कर लूं कि ये चीज तो है ही गलत, मतलब मैं बच्चों के बारे में एक इमेज बनाऊं कि बच्चे जब भी मैं उनसे कहता हूं कि क्लास में डिस्कशन करेंगे वो अच्छे सवाल नहीं पूछते। अब आप जितनी मर्जी तूफानी सवाल पूछ ले, मैंने ज़हन क्या बनाया हुआ है, बच्चे तो बेकार सवाल पूछते हैं। तो फिर क्या होगा, मैं हमेशा ही ये परसीव करूंगा कि देखो कितना बेकार सवाल आया, कितना फजूल सवाल आया। तो अगर मैंने पहले से ही माइंड बनाया हुआ है कि मैंने हमेशा ही ये परसीव करना है, तो सिलेक्टिव परसेप्शन है। और परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी में मैं अपने माइंड की वजह से कुछ चीजों को जरा ज्यादा सिलेक्ट करूं, कुछ को कम। तो ये सिलेक्टिव परसेप्शन और परसेप्चुअल सिलेक्टिविटी का फर्क विद एग्जांपल्स। जी जनाब। थैंक यू सर। जी, चैप्टर नंबर 6, किसी का कंटेंट्स में कोई सवाल? अगर स्टीरियोटाइपिंग में हम सिनेरियो टाइप आया हुआ हमें क्वेश्चन, तो हम स्टीरियोटाइपिंग के कंसर्न करेंगे कि देखेंगे अगर ये ग्रुप के साथ हो तो फिर मतलब ज्यादा चांसेस यही है कि स्टीरियोटाइपिंग हो। अगर वो अकेले किसी के साथ कह रहा है तो वो कह रहा है कि सिलेक्टिव परसेप्शन। जी, वो अगर किसी अकेले बंदे ने खुद ही सोच लिया तो सिलेक्टिव परसेप्शन, एक अकेले बंदे को दूसरे बंदे से कंपेयर किया तो कॉन्ट्रास्ट, और एक बंदे को उसके ग्रुप की वजह से कोई ओपिनियन दे दिया आपने तो वो स्टीरियोटाइपिंग। ओके ओके सर। जी जनाब। चैप्टर नंबर 6 में ऑनलाइन लोगों का कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैंने एक राइटिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था, शायद आपने नहीं देखा। मेरा क्वेश्चन था कि एटीट्यूड एंड बिहेवियर में कोई फर्क है, कोई डिफरेंस है? ठीक है, इसमें बात करते हैं। कंसिस्टेंट बिहेवियर को एटीट्यूड कहते हैं, मतलब बिहेवियर एक आउटकम है एटीट्यूड। याद है एटीट्यूड के अंदर 3 कंपोनेंट थे, एक कंपोनेंट था कॉग्निटिव, एक था अफर्मेटिव या अफेक्टिव, और एक था जो आप बिहेवियरल कंपोनेंट। ये जो पहले 2 हैं इनमें से किसी एक से आउटपुट बन रहा होता है, यानी कि ये आप दिमाग से चल रहे होते हैं या दिल से चल रहे होते हैं। दिमाग से चल रहे हैं तो कॉग्निटिव, दिल से चल रहे हैं तो अफेक्टिव। और फिर उसके बाद आप रिएक्ट कैसे करते हैं, दूसरों के सामने कैसे आते हैं, ये आपका बिहेवियरल कंपोनेंट है। ये तीनों मिलकर एटीट्यूड बना रहे होते हैं। तो बिहेवियर एटीट्यूड के अंदर मौजूद एक चीज है। एक बंदा जो कि इस वक्त नाराज बैठा है, उलझा बैठा है, उसने आपसे रूड बिहेव किया, आप कहेंगे बड़ा रूड बिहेवियर था इसका। एक बंदे ने मीठे तरीके से बात की, आप कहेंगे बड़ा अच्छा बिहेवियर था। बिहेवियर एक छोटा सा एलिमेंट है। एक बंदा हमेशा ही बुरी बात करता है, हमेशा ही रूड बात करता है, या एक बंदा हमेशा ही अच्छी बात करता है, तो आप कहते हैं उस बंदे का एटीट्यूड बड़ा अच्छा है और उस बंदे का एटीट्यूड बड़ा बुरा है। तो यूं समझे कि कंसिस्टेंट जो बिहेवियर है उसको एटीट्यूड कहते हैं,
बिहेवियर वन टाइम है, एटीट्यूड एक उसमें मुस्तकिल मिजाजी है। जब एक बंदा एक ही बिहेवियर बार बार शो कर रहा होता है तो हम कहते हैं उस बंदे का एटीट्यूड है। तो एटीट्यूड कंसिस्टेंट बिहेवियर को कहते हैं। ओके, थैंक यू सर। और हम क्या रीजंड एक्शन को रीइंफोर्समेंट थ्योरी से रिलेट कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं। एंड क्रॉस कल्चरल वेरिएशंस को हॉफस्टीट की थ्योरी के साथ? क्रॉस कल्चरल वेरिएशन को हम हॉफस्टेड की थ्योरी के साथ कर सकते हैं। बस एक ध्यान में रखना है कि क्रॉस कल्चरल वेरिएशन में हर तरह के कल्चर की बात है, एक शहर का दूसरे शहर, जबकि हॉफस्टेड ने कंट्रीज की बात की है, बस ये फर्क है। अदरवाइज क्रॉस कल्चरल वेरिएशन में जो बात हो रही है, अगर मैं उसको मुल्क लेवल पे देखूं तो वो हॉफस्टेड से रिलेट हो सकता है। ओके, थैंक यू सर। जी सर अगर चैप्टर जॉब सेटिस्फेक्शन और जॉब स्ट्रेस इनके लिए अगर ऑफिस स्पेस है, क्या नाम है वो मूवी भी बेस्ट है। इसकी क्या है, इस इन दोनों के बेस पर एक मूवी है ना, उससे बहुत अच्छे कंसेप्ट समझ आ रहा है। ऑफिस स्पेस है, क्या नाम है उसका मैं भूल गया हूँ, मगर काफी अच्छा मूवी है, मैंने उनसे सीखे ठीक है। तो आप खुद भी। हाँ नहीं नहीं ऐसे ही है, बहुत सारी इवन बहुत सारी मूवीज के अंदर जो है वो, उसमें एक मूवी इंडियन कॉर्पोरेट नाम से, उसके अंदर भी कंपनियों के अंदर क्या सियासतें चल रही होती हैं, किस तरह से होता है, कैसे लोग इस्तेमाल होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मूवीज हैं जिनसे आपको कॉन्सेप्ट समझ आते हैं, बड़े अच्छे से समझ आते हैं। जी चैप्टर 6 से सवाल सवाल ऑनलाइन हाजरीन, चैप्टर 6 से सवाल एक मैंने जी पूछना, बताइए। बस एक मिनट ये बता दें, फोर्स उसको कर दें एक बात को, कि मैंने पूछना है अगर वो किसी स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में या किसी स्पेसिफिक, इधर एक क्वेश्चन है वॉचेस के बारे में, उसने किसी वॉच का नाम लिया, उसने कहा ये ज्यादा एक्यूरेट होती है एज कम्पेयर टू दूसरी वॉचेस जो किसी और कंट्री में बनती हैं। ठीक तो है, सर अगर हम इसको देखें कि ये कंपेयर करके, अगर हम ये मतलब दोनों तरफ जा सकते हैं आंसर में, अगर ये कंपेयर के बेस में कर रहा है तो फिर तो हम ये कह ले कि कंट्रास्ट कर रहा है। और अगर वो उसमें कर रहा है कि उसको कंपेयर, वो क्या है, वैसे ही परसेप्शन उसने बनाई हुई है कि ये मतलब ग्रुप है, एक स्पेसिफिक ग्रुप है वाचेस का, तो फिर ये कर रहा है तो फिर स्टीरियोटाइपिंग है। मतलब दोनों तरफ जा सकते हैं हम। जा सकते हैं। बस एक चीज ध्यान में रखें, जब आपके सामने एक ऑब्जेक्ट बताया गया हो ना कि ये ऑब्जेक्ट दूसरे से बेहतर है या दूसरे से हल्का है, फिर आप कॉन्ट्रास्ट की तरफ जाएं। जब एक जनरल कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है ना, तो फिर ये कॉन्ट्रास्ट नहीं है। कॉन्ट्रास्ट है कि आपके सामने दो, आप एक स्विस वॉच देखते हो और एक दूसरी वॉच देखते हो और आप कहते हैं ये वॉच उससे बेहतर है, ये कॉन्ट्रास्ट बनता है। तो कॉन्ट्रास्ट के लिए आपको उस इवेंट को एनकाउंटर करना जरूरी है, आपके सामने जरूर हुआ हो। अगर आपने सिर्फ सुना हुआ है तो फिर कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट नहीं है। फिर हम या स्टीरियोटाइपिंग की तरफ जाएंगे या सिलेक्टिव परसेप्शन की तरफ जाएंगे। तो कैसे फिर, मतलब उसने ये नहीं बताया होगा ये पास्ट एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ या मतलब कुछ एक्सपीरियंस था मेरा, या ऐसे बस जनरल बात कर रहा है, तो फिर कैसे पता चलेगा ये? हाँ तो वो अगर जनरल बात कर रहा है तो इसका मतलब एक आम ख्याल शेयर किया जा रहा है, तो आप इसको सिलेक्टिव परसेप्शन कह सकते हैं। और ऐसे सवाल जो ओपन होते हैं उसमें फिर आप थोड़ा सा नोट दे सकते हैं कि अगर तो ये इस वजह से कह रहा है कि इसने ताजा किसी से मुलाकात की है तो ये मतलब है, और अगर इसलिए कह रहा है कि इसके जहन में पहले से ही बात बनी हुई है तो फिर ये फलाना जवाब है। तो आप जब सवाल थोड़ा सा ओपन है ना, तो फिर जवाब में थोड़ा सा अपनी मतलब देके कि अगर इसका ये ताल्लुक है तो मैं इसका ये जवाब दे रहा हूँ, ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए कि उनका सवाल ओपन था और एक से ज्यादा जगह जा सकता था। ओके सर। जी चैप्टर नंबर 6 ऑनलाइन हाजरीन, चैप्टर नंबर 6 सवाल 1, चैप्टर नंबर 6 सवाल 2। जी सर। सर जी इधर जी ये जो सेलेक्टिव परसेप्शन एक इधर भी है, और एक हमने शायद चैप्टर नंबर 7 में वो लॉ ऑफ इफेक्ट था, उसमें भी पढ़ा था। सेम ही है या कोई डिफरेंस वगैरह है? मैं रिकमेंड करूंगा कि आप चैप्टर 7 वाली सिलेक्टिव परसेप्शन की ही डिस्क्रिप्शन याद रखें, क्योंकि चैप्टर 6 ने तो 1-1.5 लाइन लिखी है, इन्होंने तो बस सर से उतारा है। अच्छा सर, ठीक है सर। जी चैप्टर 6 से सवाल 1, चैप्टर 6 से सवाल 2, चैप्टर 6 से सवाल 3। सामने की हाजिरी, चैप्टर 6 से कोई सवाल, चैप्टर 6 से कोई सवाल नहीं। एक भाई तो चैप्टर 6 की बात सुनते ही कमरे से चले गए। तो चैप्टर नंबर 7 ऑनलाइन हाजिरी, चैप्टर नंबर 7 से आपका सवाल। सर पहली बारी आपकी है। मेरी बारी है? सर पहली बारी आप, जी जी। नहीं मेरी क्या बारी, मैंने पूछना सवाल।
नहीं सर, आपने मतलब पूछा, बताना अगर है ना आपने चैप्टर पूछना का, स्टार्ट कर दिया तो चैप्टर के क्वेश्चन, चैप्टर के क्वेश्चन मतलब कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब ओ 3 सॉरी, चैप्टर हमने उस ठीक ठीक, मैं भूल गया था, ठीक है। चैप्टर 7 मोटिवेशन है। मैं हर दफा इसमें बताता हूँ कि 4 थेरीज इसमें स्टार्ट में दी हुई हैं जो कि सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली उन 4 में से कोई एक पेपर में आ जाती है, नॉर्मली 90% से ज्यादा चांस ये होता है कि इन 4 में से एक थ्योरी आ जाती है। देन आ जाते हैं छोटे छोटे से बहुत सारे कॉन्सेप्ट। अब ये जो छोटे छोटे से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, इसमें से ज्यादातर आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का सवाल, ज्यादातर। और एमबीओ और ये जो गोल सेटिंग है ना, उसमें कई दफा लॉजिकल सवाल आता है कि वो एक सिनेरियो दे देते हैं, कंपनी है यूं फंसी हुई है, बताओ ये गोल सेटिंग से कैसे बेहतर हो सकते हैं, या बताओ गोल सेटिंग का प्रोसेस कैसे हेल्प करता है। तो जब गोल सेटिंग और इसकी बात आती है ना, तो थोड़े से सवाल लॉजिकल साइड पे ज्यादा हो जाते हैं। आप अगर देखेंगे तो उनका जवाब फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, लेकिन सवाल ऐसे पूछा हुआ होता है कि बंदा थोड़ा सा परेशान हो जाता है। ये जो 4 थेरीज हैं, इन 4 थेरीज में से भी 2 तरह के सवाल आ सकते हैं। एक ये कि वो कहें बताओ मैस्लो ने क्या क्या कहा, और एक ये है कि वो कहें ये सिचुएशन है, बताओ इसमें मैस्लो की कौन सी नीड नजर आ रही है, या इसमें मैक्लेलैंड की कौन सी नीड नजर आ रही है। तो ऐसे में जो थ्योरीज होती हैं, वहां ज्यादातर चांस होता है आसान सवाल का, कि या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल मिल जाता है, या ऐसा होता है जो फौरन से रिलेटेड हो जाता है। और जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, उसमें अक्सर कॉन्सेप्ट में स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, लेकिन जो गोल सेटिंग एमबीओ इससे रिलेटेड सवाल आ रहे हैं, वो थोड़े से ज्यादा टेक्निकल नोयत के हैं। तो आपने उसको जरूर देखना है कि उन सवालों का एक अच्छा स्टैंडर्ड जवाब बना लिया जाए, जो एक जैसे बहुत सारे सवाल है गोल सेटिंग के ऊपर। तो चैप्टर 7 के ऊपर आपका क्या सवाल है? चैप्टर सर ये 7। जो गोल सेटिंग वाले सवाल हैं, गोल सेटिंग वाले सवाल हैं, इनको मतलब कैसे टैकल किया जाए, मतलब क्या जनरल डिस्क्रिप्शन रखें, इससे रिलेटेड थोड़ा गाइड करें। हाँ, जब भी गोल सेटिंग का सवाल आए ना, तो सबसे पहले आप ये बताएं, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दें कि गोल सेटिंग जो है, बेसिकली मोटिवेशन बेहतर करने के लिए गोल सेटिंग जरूरी है। अच्छे गोल्स होंगे तो आप मोटिवेटेड होंगे। फिर आप कहेंगे कि गोल सेट करते हुए हमने कुछ बातों का ख्याल रखना है, जिसमें आप फिर गोल के जो वो है ना, बता देंगे कि अच्छे गोल में क्या क्या फीचर होने चाहिए, जो स्मार्ट क्राइटेरिया है, चैलेंजिंग हो, इम्पॉसिबल ना हो। आप ये बताएंगे, और नीचे लिखेंगे गोल सेट करते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें ये मसले ना आए, और नीचे आप लिख देंगे उसकी बुराइयां। ये सब लिखने के बाद आप कहेंगे कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्मल गोल सेटिंग प्रोसेस रखती है और लोगों को देख के उसको रिवॉर्ड करती है, तो इसमें बड़े अच्छे तरह से रिजल्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि एमबीओ प्रोसेस जो कि पीटर ड्रकर ने बताया उसमें हो रहा होता है। अब एमबीओ का जिक्र करके मसाला जरूर ऐड कर दें कि मुझे ये पता है कि गोल सेटिंग के अंदर एमबीओ भी बड़ा कमाल कर रहा है, लेकिन गोल सेटिंग की लिखाई से ही आपने 1.5 सफा भर दी है, इतना काफी है एग्जामिनर को समझाने के लिए कि आपने उनकी सिचुएशन को समझ के उसको इंटरप्रेट करके गोल सेटिंग की वे में डिफाइन कर दिया। जी सर। सर मैंने ठीक हो गया सर। ठीक है, एक सवाल आया है, एक सवाल मेरे पास टेक्स्ट में आया है कि रीइंफोर्समेंट थ्योरी और लॉ ऑफ इफेक्ट का फर्क बता दें एग्जांपल से। दोनों में कोई फर्क नहीं है। बेसिकली लॉ ऑफ इफेक्ट वो लॉ है जो चल रहा है, जिसकी बैक वजह से हमने रीइंफोर्समेंट थ्योरी बनाई है। लॉ ऑफ इफेक्ट ये कहता है कि हर चीज का एक इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट होता है, और नॉर्मली अगर आपने कुछ अच्छा किया हो तो याद करें इसलिए आपके साथ अच्छा हुआ है कि कुछ अच्छा आपने किया होगा, और नॉर्मली अगर कुछ बुरा हो रहा होता है तो वो किसी ना किसी बुरे का आउटकम होता है। तो लॉ ऑफ इफेक्ट ये कहता है कि कर भला हो भला, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आज अच्छा हो रहा है तो कभी अच्छा किया होगा, आज बुरा है तो कभी बुरा किया होगा। ये है कानून। अब इस कानून के पीछे साइकोलॉजिकल जो मैयर है वो रीइंफोर्समेंट है, कि एक इंसान याद रखता है कि उसने अच्छा किया था और उसके साथ अच्छा हुआ था, और अगली दफा उस अच्छे को रिपीट करता है। तो अच्छा करने पे अच्छा होता है, ये लॉ ऑफ इफेक्ट है। इंसान याद रखता है और उस अच्छे को रिपीट करता है, ये रीइंफोर्समेंट है। तो इंसानी जो वेरिएबल है वो रीइंफोर्समेंट है, और जो कुदरत का अमल है उसको लॉ ऑफ इफेक्ट कहते हैं। तो लॉ ऑफ इफेक्ट में पीछे रीइंफोर्समेंट थ्योरी चल रही है, इसलिए किताब ने दोनों को मिला के जोड़ा है। तो लॉ ऑफ इफेक्ट ये कहता है कि जैसा करें वैसा होता है, और रीइंफोर्समेंट थ्योरी अच्छा करने पे अच्छा हो तो आप याद रखते हैं और अगली दफा उस अच्छे को रिपीट करते हैं, बुरा करने पे बुरा होता है तो आप याद रखते हैं उस बुरे को रिपीट नहीं करते। तो दोनों में बेसिक फर्क इस तरह से है। तो फर्क नहीं है, मतलब एक ही चीज का आउटकम है दूसरा। जी सर। सर मैं एक केस पढ़ रहा था, आईकेप का नहीं था। तो उसमें वो रिक्वायरमेंट ये था कि ये आपने जो है ना वो हायरार्की ऑफ नीड की थ्योरी से सॉल्व करना है।
मगर उसमें वो बंदा जो है ना उसका समझ थोड़ा थीम ये था कि उसके पास कुछ भी नहीं होता, फूड वगैरह भी नहीं होता, मगर वो कह रहा है कि नहीं बस मेरा 200 चाहे मैं भूखा रहूं। तो वैसे तो हियरार्की ऑफ नीड था ना, तो उस बेस पर तो वो उधर तक पहुंचने के लिए तो 2 और नीड सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इसी तरह क्वेश्चन फिर हम एजम्पशन पर से जो लिमिटेशन था ना उसके बेस पर सॉल्व हो जाते हैं कि मतलब उसकी लिमिटेशन की वजह से मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि यार बंदा चाहिए कि मुझे पहले ये मिले या वो मिले। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो यही बात है कि आप इसको आंसर करते हुए कह सकते हैं कि चूंकि वो इंसान बिल्कुल भूखा है, उसके पास कुछ नहीं है, तो आइडियली उसकी फिजियोलॉजिकल नीड इस वक्त वो है। लेकिन चूंकि सिचुएशन में बताया है कि वो दोस्ती को ज्यादा प्रेफर करता है, तो इट मीन्स कि शायद उसका पेट भरा हुआ है या बाकी सारी चीजें। और फिर आप ऐसे में कह सकते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जरूरी नहीं कि मैस्लो की थ्योरी हमेशा कामयाब भी हो, हमेशा काम भी करे। तो ऐसे में पहले कोशिश करेंगे थ्योरी के मुताबिक आंसर करें, ना हो रहा हो तो फिर थ्योरी की लिमिटेशंस को डिस्कस करें। चैप्टर 7। थैंक यू सर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है कि अगर फर्ज करें हमें वो Random कहीं आंसर मतलब एग्जाम में कोई लॉजिकल सवाल मतलब सवाल दें कि आप जो है एक स्कीम अगर आपको इधर अपॉइंट कर दिया गया है तो आप एक स्कीम बना दें बोनस की, तो सर उसमें मतलब आइडियल सिनेरियो क्या होना चाहिए? परफॉर्मेंस से रिलेटेड होना चाहिए या जनरल होना चाहिए? आप देखिए परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर होता है, कॉमनली स्पीकिंग परफॉर्मेंस बेहतर है, लेकिन सबसे आइडियल ये है कि आप मिक्स लेके चलें। आप मिनिमम एक सैलरी डिफाइन कर देंगे इतनी सबको मिलेगी, और उससे ऊपर कह दें कि जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसे। जैसे ये कंपनियां होती हैं जो कॉल सेंटर्स वाले, ये क्या करते हैं, एक मुनासिब सी तनख्वाह रखते हैं और उससे ऊपर कमीशन रख देते हैं कि जो जितना सेल करेगा उसको उतना कमीशन मिलेगा। तो ये सबसे बेस्ट होता है। सर सिर्फ यही तो नहीं होता, कुछ कंपनीज जो है वो मतलब और भी सारी बहुत सी दे देती हैं, रेंट अलाउंस वगैरह अलाउंसेस बहुत सारे दे देती हैं, तो वो भी मतलब परफॉर्मेंस से रिलेटेड है या वो जनरल होंगे अलाउंसेस जो होते हैं मतलब? अक्सर अलाउंस परफॉर्मेंस रिलेटेड नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे वो होते हैं जो बोनसेस हैं वो ज्यादातर परफॉर्मेंस रिलेटेड होते हैं। तो अलाउंसेस को हम सैलरीज वगैरह में काउंट कर सकते हैं, सैलरीज एंड अदर अलाउंसेस। ठीक हो गया सर। जी मेरे पास और एक दूसरा सर जो मिनट, इसमें बैलेंस, एक मिनट, एक चैट में सवाल आया हुआ है और वही शायद आपका भी सवाल है। सवाल यहाँ पे आया है कि उसके बारे में बता दें, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, और आप भी कुछ ऐसे ही कहना चाह रहे हैं, बताएं आपका बैलेंस का क्या सवाल है। सर मैं यही कह रहा हूँ वेलेंस में ये अक्सर मतलब है क्या, मतलब कोशिश तो है, मतलब फर्ज करें कि जैसे आपने एग्जांपल दी थी अपनी कि मतलब वाले साहब ने कहा आपको ये कर लें तो मतलब हो जाएगा, तो सर मतलब वेलेंस क्या है उसकी की तरफ कोशिश करना या एक्सपेक्टेंसी ये है या मतलब मैं उसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ दोनों में, एक्सपेक्टेंसी और वेलेंस में। आप अगर परेशान हो रहे हैं तो वेलेंस का सादा मतलब लें। वेलेंस के दो मतलब है, एडवांस मतलब परेशान करता है, सादा मतलब है, वेलेंस का मतलब है एफर्ट, कितना काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो वेलेंस है। एडवांस मतलब ये है कि आपको जो रिवॉर्ड का वादा किया जा रहा है वो रिवॉर्ड लेने के लिए आप एक्साइटेड कितने हैं, वो जो कामयाबी के बाद इनाम मिलना है, ये दो अलग चीजें हैं, एक है कामयाबी और एक है इनाम। तो कामयाबी के बाद जो इनाम वादा किया जा रहा है, आप उस इनाम के लिए एक्साइटेड कितने हैं, आपको वो बाइक पसंद कितनी है। अब पेपर पास करना यहाँ पे इनाम नहीं है, पेपर पास करना सक्सेस है, इनाम रिवॉर्ड है वो जो सक्सेस के बाद आपको बाइक मिल रही है। तो आपको बाइक कितनी पसंद है और आप बाइक लेने के लिए एक्साइटेड कितने हो रहे हैं। अगर आप बाइक लेने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे बैलेंस जो है वो ज्यादा है। तो आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो या आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो उस इनाम के लिए, तो ये बैलेंस है। एक्सपेक्टेंसी नहीं सर अब मतलब इसमें, नहीं सर अब इसमें मतलब ये तो एग्जैक्ट एग्जाम्पल रिलेटेड हो गया ना। अब फर्ज करें मैं चाहता हूँ कि मेरे मतलब ये लास्ट वाले पेपर है तो ये निकल जाए, मेरा कैप हो जाए, तो सर ये इसमें मतलब मेरी वेलेंस क्या है और मेरी एक्सपेक्टेंसी क्या है? जी अब देखिए, जब आप कहते हैं कि ये मेरे पेपर निकल जाए तो ये सक्सेस है, और ये पेपर निकल जाने पे आपको मिलेगा क्या, रिवॉर्ड क्या मिलेगा, जरा वो बताएं। सर कैप कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। कैफ कंप्लीट हो जाएगा, आप फर्म में जा सकेंगे, आपका सी अच्छे टाइम पे होने लगेगा, आपको अपने ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये आपका वो रिवॉर्ड है। और अगर आप आखिरी 3 पेपर तैयार कर रहे हो और आपको कोई बता दे कि यार तुम तैयार क्यों कर रहे हो, पेपर पास करके कौन सा फर्म में दाखिला मिल जाता है, आजकल तो फर्म में एडमिशन ही नहीं होता। तो जैसे ही आपको पता लगा कि सक्सेस के बाद आपको वो रिवॉर्ड उस तरह से नहीं मिलना जो आप सोच रहे हैं, या आपको कोई कहते हैं कि अब तो जो है वो कंप्यूटर्स ऑडिट किया करेंगे, अब तो हमारा प्रोफेशन ही डूब रहा है, तो आपके जहन में वो जो रिवॉर्ड है
वो नीचे आ जाएगा। रिवॉर्ड मिलने का यकीन, सर मेरे साथ कुछ और हुआ था। ठीक चले, वो तो जाहिर है वो एक पर्सन टू पर्सन करता है। कहने का मतलब ये है कि जब आपको ये लगा कि ये रिवॉर्ड मतलब मजेदार नहीं है या रिवॉर्ड जो है वो मुझे नहीं मिलने वाला, तो रिवॉर्ड मिलने का यकीन, इंस्ट्रूमेंटेलिटी कम हो गई, मोटिवेशन कम हो जाएगी। अब इसमें वैलेंस कहाँ है? वैलेंस ये है कि आप एफर्ट कितनी कर रहे हैं, आपको ख्वाहिश कितनी है कि मैं जल्दी से कैफ क्वालिफाई करूं। अब अगर तो आपको फर्म में जाना एक आवाजारी वाला काम लगता है, आपको बहुत बुरा लगता है कि यार जैसे ही कैफ मेरा हो गया फौरन से मैं बड़ा कहलाऊंगा, घर वाले मेरे ऊपर जिम्मेदारियां डाल देंगे, मैं कमाना शुरू कर दूंगा, बाहर जाके मुसीबत उठानी है, स्टूडेंट लाइफ कितनी मजे की है। तो जब आपकी ख्वाहिश ही नहीं है कैफ क्लियर करने की, तो आप किस तरह से मोटिवेशन ला सकते हैं? तो बेसिकली वैलेंस वो ख्वाहिश है जो आपको रिवॉर्ड की है। जितनी ज्यादा ख्वाहिश होगी आप उतनी ज्यादा एफर्ट करेंगे, जितनी कम ख्वाहिश होगी आप उतनी कम एफर्ट करेंगे। इसी तरह से एक्सपेक्टेंसी है, चांसेस ऑफ सक्सेस, वो 3 पेपर हैं कितने टफ, उनको पास करने के चांस कितने हैं। और देन आखिरी चीज कि आपको इनाम मिलने का कितना यकीन है, क्या फर्म में दाखिले का यकीन है। अगर तो आपको है कि मैं पहली अटेम्प्ट में पास करूंगा, मुझे अच्छी फर्म में मिलेगा, फिर आप सुपर एक्साइटेड होकर काम करेंगे। अगर आपको पता है यार जो मर्जी करो फर्म में तो मिलता ही नहीं दाखिला, फिर आप दिल से एफर्ट नहीं करेंगे।